अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अजनबी नौजवान की लाश ने मोज़ा कोट फरमान में खलबली मचा दी थी। वो माह फरवरी के इब्तिदाई अय्याम थे, ताहम मौसम सरमा किसी भी तौर रुखसत होने का नाम नहीं ले रहा था। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक कस्बे फरीदाबाद में थी। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो ठंडे ठार मौसम में एक गर्मा गर्म खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि एएसआई गुलशेर मेरे पास आ गया। उसने मुझे सलाम किया और इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बताया, मलिक साहब, इधर एक बंदे की लाश मिली है जनाब। मैंने एएसआई को बैठने का इशारा करते हुए पूछा, इधर किधर गुलशेर? वो जी कोट फरमान में, गुलशेर ने जवाब दिया। मौजा कोट फरमान और कस्बा फरीदाबाद के बीच एक नहर बहती थी। कोट फरमान फरीदाबाद के मुकाबले में एक छोटा सा गांव था। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या कुछ पता चला कि वो किसकी लाश है और इसे किसने कत्ल किया है? नहीं मलिक साहब, एएसआई नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो बंदा पूरे गांव के लिए अजनबी है, कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इस बंदे की लाश अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने पड़ी हुई मिली है और अल्लाह रखा इस वक्त बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने बरामदे में 2-3 अफराद को बैठे देखा था। एएसआई ने पूछा, अगर आप कहें तो मैं अल्लाह रखा को अंदर भेजता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर, मैंने जल्दी से कहा। थोड़ी देर बाद अल्लाह रखा मेरे सामने बैठा हुआ था। अल्लाह रखा की उम्र 60 के करीब रही होगी। उसने आम देहाती लिबास पहन रखा था और सर पर सादा सी पगड़ी थी जिसे आम तौर पर साफा कहा जाता है। शक्लो सूरत और वज़े कते से वो मजदूर पेशा नजर आता था। एएसआई ने उसके साथ आने वालों को बाहर ही रोक लिया। बाद ऐसा मुझे पता चला कि वो दीगर दोनों अफराद उसके पड़ोसी थे। अल्लाह रखा खासा घबराया हुआ दिखाई देता था। मैंने कदरे नर्म लहजे में पूछा, हाँ अल्लाह रखा, ये लाश का क्या मामला है? मामला समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब, वो परेशानी से बोला। सुबह सोकर उठा हूँ तो दरवाजे के सामने एक लाश पड़ी थी। मैंने अल्लाह रखा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। फिर पूछा, सुबह कितने बजे? तुमने अपने दरवाजे के सामने कितने बजे इस लाश को पड़े देखा था? जी, अभी सूरज नहीं उगा था मगर हल्का हल्का उजाला हो रहा था, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने के लिए घर से निकला ही था कि दरवाजे के सामने किसी को सोता हुआ देखा। पहले तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इतनी सर्दी में मेरे दरवाजे के सामने कौन सो रहा है, लेकिन जब मैंने इसके करीब जाकर देखा तो मुझे एक झटका सा लगा। कैसा झटका अल्लाह रखा? मैंने कदर कलामी करते हुए सवाल किया। बंदा मरा पड़ा था जनाब, वो एक छुरछुरी लेते हुए बोला। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर चुका था? मैंने पूछा। क्या तुमने इसे हिला जुला कर देखा था? नहीं थानेदार जी, वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने तो इस बंदे की लाश को हाथ तक नहीं लगाया जी। जब मैं इसके नज़दीक गया तो मुझे उसके चेहरे और सर पर खून नज़र आया था और इसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था और वो बिल्कुल साकित पड़ा हुआ था, सांस भी नहीं ले रहा था जी। उसने वहशतज़दा अंदाज में आंखें फैलाईं और लम्हाती तवक्कुफ़ करके इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बस जी, मुझे तो यही लगा कि वो बदनसीब दूसरे जहान पहुंच चुका है। बाद में दूसरे देखने वालों ने भी मेरी बात की तस्दीक कर दी। अल्लाह रखा जो कुछ बता रहा था, इससे तो यही नतीजा निकलता था कि वो शख्स वाकई ज़िंदगी की बाजी हार चुका था और उसके लिबास और चेहरे पर नज़र आने वाला खून इस अम्र की जानिब इशारा करता था कि इसे बाकायदा कत्ल किया गया था। मैंने बदस्तूर अल्लाह रखा की तरफ देखते हुए पूछा, जब तुम्हें यकीन हो गया कि वो बंदा मर चुका है तो फिर तुमने क्या किया? करना क्या था जी? वो एक थकी हुई सांस खारिज करते हुए बोला। मैंने शोर मचाकर लोगों को वहां जमा कर लिया। आज मुझे मस्जिद की तरफ जाने में थोड़ी देर हो गई थी। इस वक्त तक लोग मस्जिद से वापस आ रहे थे। देखते ही देखते मेरे हमसायों के अलावा भी वहां काफ़ी लोग जमा हो गए। सबकी एक ही राय थी, जनाब कि वो बंदा मर चुका है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। वो बदकिस्मत आखिर है कौन? मुझे बताया गया है कि इसे कोई भी नहीं जानता। जी हाँ, आपको बिल्कुल ठीक बताया गया है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस बंदे का ताल्लुक हमारे गांव से नहीं थानेदार साहब, वो हमारे लिए अजनबी है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इसे किसने कत्ल किया है, और कातिल जो कोई भी है वो इस बंदे की लाश को मेरे दरवाजे के सामने क्यों फेंक गया है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने अपनी फूली हुई और घबराई हुई आवाज़ को हमवार किया और फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, हमने इस अजीबोगरीब वाक़ये की इत्तला सबसे पहले चौधरी साहब की हवेली में पहुंचाई थी। वहां से हमें हुक्म दिया गया कि थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। मैंने अपने पड़ोसियों फ़कीर हुसैन और याकूब अली को साथ लिया और आपके पास आ गया। कोर्ट फरमान पर चौधरी फैज़ान अली की हुक्मरानी थी। चौधरी फैज़ान से मेरी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी थी। वो आम रवायती चौधरियों से खासा मुख्तलिफ शख्स था। उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर नाम की चीज़ मैंने नहीं देखी थी। इसकी सोच मुतवाज़िन और मिजाज में माकूलियत पाई जाती थी। ये गांव इसके दादा फरमान अली के नाम पर था। मैंने अल्लाह रखा से पूछा, तो इसका मतलब है कि चौधरी फैज़ान को इस नामालूम बंदे की लाश के बारे में बता दिया गया है। चौधरी साहब खुद तो हवेली में मौजूद नहीं हैं जनाब, अल्लाह रखा ने जवाब दिया। वो कहीं बाहर गए हुए हैं। बहरहाल हमने हवेली में ये खबर पहुंचा दी है। मैंने अल्लाह रखा से मज़ीद 2-4 सवाल करके उसे फारिग कर दिया और उसके साथ आने वाले अफराद को अंदर बुला लिया। मैंने फ़कीर हुसैन और याकूब अली से भी 10 मिनट तक पूछगछ की, मगर कोई नई बात सामने नहीं आ सकी। वो भी इस अजनबी शख्स की लाश के बारे में उतना ही जानते थे जितना उनसे पहले अल्लाह रखा मुझे बता चुका था। मैंने उन्हें बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा। आप थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं अभी आप लोगों के साथ कोर्ट फरमान चलता हूँ, देखता हूँ इस अजनबी बंदे की लाश का क्या मुअम्मा है। वो तीनों मेरे कमरे से निकल गए। मैंने एएसआई गुलशेर को अपने पास बुलाकर थाने के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी। फिर कांस्टेबल सलीम को साथ लेकर कोर्ट फरमान की जानिब रवाना हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया है, कस्बा फरीदाबाद और मौजा कोर्ट फरमान के बीच एक नहर रवां दवां थी और करीब करीब इस नहर पर कोई पुल वगैरह भी नहीं था। लिहाजा फरीदाबाद से कोर्ट फरमान जाने के लिए नहर को या तो तैर कर या फिर छोटी कश्ती के ज़रिए पार किया जा सकता था। मज़कूरा नहर अच्छी खासी चौड़ी थी, जो किसी दरिया से कम दिखाई नहीं देती थी। हमने कश्ती के ज़रिए नहर को पार किया और कोर्ट फरमान पहुँच गए। जब हमने कोर्ट फरमान में कदम रखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। अल्लाह रखा का घर गांव के वस्त में था। नहर के किनारे से गांव तक लगभग आधे मील का फासला था, जो ज़ाहिर है हमने पैदल ही तय किया था। मौसम खासा खुश्क बल्कि खुशगवार हो रहा था। फ़ज़ा में ठंडक रची बसी थी, ताहम ये सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी। आधे मील का ये फासला तय करने के बाद हम अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने पहुंच गए। अल्लाह रखा ने थाने में जिस अजनबी शख्स की लाश का जिक्र किया था, वो एक चादर के नीचे ढकी हुई थी। अल्लाह रखा ने बताया कि थाने की तरफ जाते हुए उसने मुर्दा शख्स के ऊपर ये चादर डाल दी थी। मैंने वहाँ जमा लोगों को एक तरफ हटाया और अल्लाह रखा से कहा, चाचा ये चादर तो हटाओ। अल्लाह रखा ने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। मैं उकड़ू बैठकर इस लाश का मुआयना करने लगा। पहली ही नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो शख्स इस दार फ़ानी से कूच कर चुका था। मकतूल की उम्र कमोबेश 25 साल रही होगी। वो एक दुबला पतला और दरमियाना कद शख्स था। उसने मुनासिब साइज़ की दाढ़ी भी रख छोड़ी थी। मौसम की मुनासबत से उसने गर्म शलवार कमीज़ सेबतन कर रखी थी, जिसके ऊपर गर्म ऊनी स्वेटर भी नज़र आ रहा था। पाँव में मोज़ों के साथ तस्मों वाले बंद जूते थे। इस जायज़े के दौरान में शख्स के सर और चेहरे ने मेरी तवज्जो खुसूसी तौर पर अपनी जानिब मबज़ूल कर ली थी, क्योंकि वहाँ मुझे तशद्दुद के खूनी आसार दिखाई दिए थे। मैं बगौर उसके सर का जायज़ा लेने लगा। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका सर बुरी तरह ज़ख्मी था। कई जगह से खोपड़ी चटकी हुई थी, जहाँ से खारिज होने वाले खून ने उसके चेहरे को भी भिगो डाला था, और लिबास के सामने वाले हिस्से पर भी जा बजा खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ताहम ये तमाम तर खून जम चुका था। सर के जख्मों और खून की हालत को देखकर मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि इस शख्स को ज़िंदगी की बाजी हारे हुए 8 से 10 घंटे गुजर चुके थे, यानी इसे गुज़िश्ता शब रात के इब्तिदाई हिस्से में मौत के घाट उतारा गया था। ये 100% कत्ल की एक हौलनाक वारदात थी। किसी ने बड़ी बेदर्दी से इस अजनबी जवान की खोपड़ी को शदीद जख्मी करके उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया था। मगर क्यों? ये एक ख़तरनाक सवाल था जिसका जवाब मुझे तलाश करना था। इसके अलावा भी कई एक सवालात अभी तक तिश्नाए जवाब थे।
मसलन ये कि वो शख्स था कौन, कहाँ से आया था, इसे किसने और क्यों कत्ल कर डाला, और कत्ल करने के बाद इसकी लाश को अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने ही क्यों फेंक दिया। मैंने ज़मीन पर उकड़ूं बैठे बैठे मकतूल के लिबास की तलाशी भी ले डाली। इस जामा तलाशी के नतीजे में इस बदनसीब शख्स की जेबों से चंद ऐसी अशिया बरामद हुई जिन्होंने मुझे मुतज़क्करा बाला सवालात में से चंद एक के जवाबात दे दिए। मकतूल की कमीज़ के सामने वाली जेब में से 140 रुपये नकदी के अलावा 2 टिकट बरामद हुए। इन टिकटों में से एक राजा ट्रेवलर्स की बस का था जो लाहौर से लायलपुर तक के सफ़र के लिए जारी किया गया था, जबकि दूसरा टिकट एक वैगन का था जो मलिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के ज़ेर एहतमाम चलती थी। मैं इस ट्रांसपोर्टर मलिक खुदाबख्श को अच्छी तरह जानता था। इस बंदे की वैगन सर्विस लायलपुर के लारी अड्डे से मुख्तलिफ देहातों और कस्बा जात की तरफ जारी थीं। ये वैगनें सिर्फ इन कस्बा जात और देहातों तक जाती थीं जो किसी न किसी कच्ची या पक्की सड़क के किनारे पर वाक़ थे। दोनों टिकट्स पर 8 फरवरी की तारीख डाली गई थी और आज 9 फरवरी थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि गुज़िश्ता रोज़ वो नामालूम शख्स लाहौर से राजा ट्रेवलर्स की बस में बैठकर लायलपुर पहुंचा था और फिर लायलपुर के लारी अड्डे से उसने मलिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की वैगन पकड़कर फरीदाबाद तक सफ़र किया था। और जाहिर है फरीदाबाद से कोट फरमान तक पहुंचने के लिए उसने कश्ती के ज़रिए बड़ी नहर अबूर की थी और फिर वो एक इबरतनाक मौत से दो चार होकर राही मुल्क अदम रवाना हो गया था। दोनों टिकट की रोशनी में वो नामालूम शख्स 8 फरवरी को लाहौर से चलकर लायलपुर और फरीदाबाद से होते हुए कोट फरमान पहुंचा था। मगर क्यों? जब कोट फरमान के लोगों के लिए वो अजनबी था तो फिर वो किस मकसद से यहाँ आया था? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मुझे सोच के घोड़ों को सर पर दौड़ाना पड़ा। मैंने मकतूल की साइड पॉकेट से बरामद होने वाले सामान का जायज़ा लिया। इस सामान में एक रुमाल, एक चाबियों वाला गुच्छा और एक एल्युमिनियम की कंघी थी। इस ज़माने में प्लास्टिक की मसनूआत का इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ था और ना ही ऐसी चीज़ें तैयार करने की फैक्ट्रियाँ वजूद में आई थीं। कंघी अमूमन या तो लकड़ी की होती थी और या फिर एल्युमिनियम की। चाबियों के गुच्छे में 3 चाबियाँ पिरोई हुई थीं। मकतूल की कमीज़ की साइड पॉकेट से बरामद होने वाले सामान से मुझे किसी किस्म की तफ्तीशी मदद नहीं मिल सकी। ताहम इन तमाम चीज़ों को मैंने अपनी पतलून की जेब में रख लिया और सीधा खड़ा हो गया। मेरा रूए सुखन अल्लाह रखा की जानिब था। अल्लाह रखा, अच्छी तरह जहन पर जोर देकर बताओ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या वाकई तुम इस बंदे को नहीं जानते? सरकार, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। मैं क्या पिंड का कोई एक बंदा भी नहीं जानता कि ये कौन है और कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया था इस बात का तो मैं पता चला चुका हूँ अल्लाह रखा, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। अब ये जानना बाकी है कि इसे किसने कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद कातिल ने लाश तुम्हारे दरवाजे के सामने क्यों फेंकी है? जी? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आपको कैसे पता चला कि ये कहाँ से आया है? मैंने अभी तक बस और वैगन के टिकट का जिक्र किसी से नहीं किया था। मैंने इस तफसील से अल्लाह रखा को आगाह कर दिया और कहा, अगर कोट फरमान में रहने वाले लोगों में से कोई मकतूल को नहीं जानता तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मकतूल लाहौर से यहाँ क्या लेने आया था? जनाब, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह रखा बेबसी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप ही इस बुझारत को हल करें जी। जिस मकाम पर इस अजनबी शख्स की लाश पड़ी थी वहाँ पर मुझे ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दिए थे जिससे ये जाहिर होता कि इसे इसी जगह पर कत्ल किया गया था। एक बात तो तय थी कि कातिल ने किसी और मकाम पर इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल किया था और बाद अज़ां किसी वक्त इसकी लाश को लाकर वहाँ फेंक गया था। मैंने लगभग आधे घंटे में मौके की कार्रवाई मुकम्मल की और फिर नामालूम मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कांस्टेबल सलीम के हाथ सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। मैंने जाए वकूआ पर मौजूद कमोबेश 2 दर्जन अफराद से पूछगछ करके इस अमर की तसल्ली कर ली थी कि इनमें से कोई भी इस अजनबी मकतूल शख्स को नहीं जानता था। अलबत्ता नूर हुसैन नामी एक बंदे ने एक ऐसी बात की कि मुझे चौंकना पड़ा। जनाब, इस बंदे की लाश को देखकर पहली नज़र में तो मुझे ऐसा लगा था कि वो मूसा है। मैं नूर हुसैन को एक तरफ ले गया और सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, कौन मूसा? मेरे इस कड़े सवाल से वो एकदम घबरा गया।
اس کی آنکھوں چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود کو کسی مصیبت میں مبتلا سمجھ رہا ہو۔ اس کی کیفیت کے پیش نظر میں نے جلدی سے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں نور حسین، تم موسیٰ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ سچ سچ مجھے بتا دو۔ یہ باتیں ہم دونوں کے درمیان رہیں گی، میں اسی لیے تمہیں ایک طرف لے آیا ہوں۔ جی وہ مجھے مغالطہ ہوا تھا، اس نے الجھن زدہ انداز میں بتایا۔ مغالطہ؟ کیسا مغالطہ نور حسین؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ وہ جی، جب میں نے اس بندے کی لاش کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یہی لگا تھا کہ وہ موسیٰ ہے، نور حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ موسیٰ نہیں جناب، اس میں تھوڑی بہت موسیٰ کی شباہت ضرور ہے۔ مگر یہ موسیٰ ہے کون؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ موسیٰ اللہ رکھا کا بیٹا تھا جی۔ بیٹا تھا؟ کیا مطلب؟ موسیٰ کوئی 4 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا، اور تھانے دار صاحب، نور حسین نے گہری سنجیدگی سے بتایا، پھر آج تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے جناب۔ موسیٰ اللہ رکھا کی اکلوتی اولاد تھا۔ دونوں بڈھا بڈھی کافی دنوں تک بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ انہیں قرار آ گیا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ جس شخص کی لاش ابھی میں نے اسپتال بھجوائی ہے وہ موسیٰ نہیں تھا؟ لوہے کی طرح پکا یقین جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ اس بندے میں بس موسیٰ کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آئی تھی مجھے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ موسیٰ ہرگز نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا جناب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی سانس ہموار کی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر یہ بندہ موسیٰ ہی ہوتا تو بھلا اللہ رکھا اسے پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ رکھا کی گھر والی کرم بی بی نے بھی اس اجنبی شخص کی لاش دیکھی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تو کوئی کوتاہی نہیں کر سکتی نا۔ نور حسین کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ رکھا اور اس کی بیوی کرم بی بی ضرور اس اجنبی مقتول کو اپنے بیٹے موسیٰ کی حیثیت سے پہچان لیتے۔ میں نے 1-2 سوالات کے بعد نور حسین کو فارغ کرتے ہوئے پوچھا، نور حسین تم کرتے کیا ہو؟ ذات کا کمہار ہوں جی، وہ بڑی عاجزی سے بولا۔ مٹی کے برتن بناتا ہوں، اسی سے اللہ تعالیٰ میری روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر تم کمہار ہو تو برتنوں کی تیاری کے لیے تمہیں مٹی کی ضرورت پیش آتی ہوگی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، یہ مٹی تم کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ نہر سے جناب، اور کہاں سے حاصل کروں گا؟ وہ سادگی سے بولا۔ میں روزانہ صبح اپنے گدھے کے ساتھ نہر کی طرف ایک چکر لگاتا ہوں، جتنی ضرورت ہوتی ہے نہر سے اتنی مٹی نکال لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور پھر پوچھا، تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اللہ رکھا سے 2 گلی پیچھے جناب، اس نے جواب دیا۔ تم ابھی تو اپنے گھر جاؤ اور تسلی سے اپنا کام کرو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر تمہارے پاس آتا ہوں، پھر اس واقعے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو آپ کا حکم، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نور حسین کو چھوڑ کر اللہ رکھا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس وقت تک جائے وقوع سے لوگوں کی بھیڑ چھٹ چکی تھی۔ گلی میں بس اللہ رکھا اور اس کے 2-3 پڑوسی موجود تھے۔ میں نے اللہ رکھا سے کہا، تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ، اللہ رکھا جلدی سے بولا۔ میں آپ کے لیے بیٹھک کھلواتا ہوں جناب۔ چند منٹ کے بعد میں اللہ رکھا کی بیٹھک میں ان دونوں میاں بیوی کے سامنے بیٹھا تھا۔ کرم بی بی کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک گھریلو عورت تھی۔ اللہ رکھا 60 کا انصاف عبور کر چکا تھا۔ اس کی تھوڑی سی زرعی اراضی تھی جس کی کھیتی باڑی سے اس کا رزق روزگار چلتا تھا۔ میں نے ان بڈھا بڈھی کی ذہنی پریشانی کو دیکھتے ہوئے چند تسلی اور تشفی کی باتیں کی، پھر اصل موضوع کی طرف آیا۔ اللہ رکھا، آپ لوگوں کے بچے وغیرہ کہاں ہیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ گھر کے اندر کوئی رونق اور چہل پہل نظر نہیں آ رہی؟ وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ، اللہ رکھا بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہمارا صرف ایک ہی بیٹا تھا موسیٰ، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ نور حسین کی زبانی مجھے موسیٰ کی گمشدگی کی خبر تو مل چکی تھی، تاہم میں یہ حقیقت اللہ رکھا اور اس کی بیوی کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ کرم بیوی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، حقیقت تو سونا رب ہی جانتا ہے جی۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، کوئی 4 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ جہاں تک ڈھونڈ سکتے تھے ہم نے اسے تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں ملا اور نہ ہی اس کی خبر۔ تھک ہار کر ہم بیٹھ گئے، لیکن اس کی آواز کی اب بھی آس لگی ہوئی ہے۔
उसकी वापसी की अब भी आस लगी हुई है। इतना बताकर करम बीबी खामोश हो गई। थानेदार जी, यूं महसूस होता है, अल्लाह रखा अपनी बीवी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, यूं लगता है कि मूसा किसी वक्त अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और हमें हैरान कर देगा। ऐसी ही हैरत आज सुबह इस अजनबी शख्स की लाश को देखकर भी हुई थी या नहीं? मैंने अल्लाह रखा की आंखों में देखते हुए पूछा। वो बौखला गया और जल्दी से बोला, मैं समझा नहीं जनाब। अल्लाह रखा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने अभी जो आधा घंटा तफ्तीश की है, इससे मुझे पता चला है कि तुम्हारा गुमशुदा बेटा शक्ल में इस अजनबी मकतूल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। शक्ल में मिलता जुलता तो नहीं कह सकते जनाब, अल्लाह रखा ने जवाब दिया, अलबत्ता इसकी जसामत मूसा जैसी ही है। मैंने भी इस बंदे को देखा है जी, करम बीबी ने कहा। अल्लाह रखा ठीक कह रहा है, मेरे मूसा की और इस बंदे की शक्ल एक जैसी नहीं, बस नए नक्श कुछ मिलते जुलते हैं। हाँ, इसका कद काट और बदन वगैरह मूसा का ही लगता है जी। अल्फाज और बयान का हेर फेर था, लेकिन करम बीबी और अल्लाह रखा का बयान नूर हुसैन के बयान की तस्दीक करता था। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, यानी तुम लोग ये कह रहे हो कि अगर ये अजनबी बंदा दूर से आ रहा हो या कहीं जा रहा हो तो पीछे से देखकर जहन में यही ख्याल आ सकता है कि ये मूसा है? जी हाँ, अल्लाह रखा ने इस्बात में गर्दन हिलाई। करम बीबी ने कहा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अजनबी मकतूल और गुमशुदा मूसा के हवाले से इन दोनों मियाँ बीवी के तस्दीकी कलमात ने मेरे जहन में चंद खदशात को जन्म दिया। मैंने पूछा, 4 साल पहले जब आप लोगों का बेटा अचानक गुम हो गया था तो क्या आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई थी? रिपोर्ट? अल्लाह रखा ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। हाँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा, मूसा की गुमशुदगी के हवाले से थाने में कोई इतला दी थी? नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, हमने अपने तौर पर ही उसे ढूंढने की कोशिश की थी। आले दुआले के गांव देहात में जिधर जिधर भी हमारे रिश्तेदार बसते हैं, हमने हर एक के घर जाकर मूसा को तलाश किया था। रिश्तेदारों ने भी इस सिलसिले में हमारी बहुत मदद की थी, मगर कोई भी मुस्बित नतीजा बरामद नहीं हुआ। थानेदार जी, वही बात है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, करम बीबी दुखी लहजे में बोली। मूसा को नहीं मिलना था, वो नहीं मिला, वो रुहासी हो गई। मैं तो हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बस जिंदा सलामत हो। इंसान जिंदा हो तो कभी ना कभी ज़िंदगी में मुलाकात हो ही जाती है। एक गुमशुदा नौजवान बेटे की माँ के दुख को तो मैं अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन इन लम्हात में मेरे जहन में जिन खदशात ने जन्म लिया था उनकी तहकीक और तस्दीक बहुत ज़रूरी थी। मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे आप लोगों के दर्द का पूरी तरह एहसास है। 4 साल पहले जब आपका बेटा मूसा गुम हुआ, मैं इस थाने का इंचार्ज नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मूसा को तलाश करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा। मगर फिलहाल एक दूसरा मामला दरपेश है। दूसरा मामला? करम बीबी ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। कौन सा मामला जी? इस अजनबी बंदे का मामला, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जो कल लाहौर से यहाँ पहुँचा था और फिर शकीउल कल्ब कातिल ने पिछली रात इसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और लाश आपके दरवाजे पर फेंक कर कहीं गुम हो गया है। लेकिन अल्लाह रखा लुकना ज़दा आवाज़ में बोला, मूसा का इस बंदे से क्या ताल्लुक? बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन अगर ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत गहरा ताल्लुक निकाला जा सकता है। क्या मतलब है जी आपका? करम बीबी की घबराई हुई आवाज़ बरामद हुई। मैंने वजाहत करते हुए कहा, देखें, इस गांव में 100 के करीब घर आबाद हैं, लेकिन अजनबी शख्स को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को आपके दरवाजे के सामने फेंक दिया गया। मेरे ख्याल में अपनी इस हरकत से कातिल आप लोगों को कोई संगीन पैगाम देना चाहता है। इन दोनों की आंखों में खौफ उमड़ आया। अल्लाह रखा ने पूछा, कैसा पैगाम थानेदार साहब? मैं तो आपकी बात को बिल्कुल ही नहीं समझ सका। मैंने उनकी उलझन दूर करने की गर्ज से वाज़े अल्फाज में कहा, देखें, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मेरे सोचने का अंदाज आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तफ्तीश के दौरान में हर शख्स को शक की नज़र से देखता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो फिर मुजरिमों तक पहुँच भी नहीं सकता। ये मेरे पेशे का तकाजा और फ़र्ज़ का हिस्सा है। मैं इस अजनबी शख्स के कत्ल को भी मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहा हूँ। ये तो आप दोनों मानते हैं ना कि यह अजनबी शख्स कद काट और नक्शो निगार में काफ़ी हद तक आपके गुमशुदा बेटे मूसा से मिलता जुलता है।
میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے گردن اثبات میں ہلاتے ہوئے بیک زبان بولے، جی ہاں، اور آپ لوگ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہوں گے کہ کوئی کسی کو خواہ قتل نہیں کر دیتا۔ میں نے بدستور سوالیہ نظر سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا اس اجنبی شخص کو جس کسی نے بھی قتل کیا ہے وہ یقیناً اس کا دشمن ہوگا۔ اس کے دل میں اس اجنبی شخص کے لیے شدید ترین نفرت پل رہی ہوگی، اسی لیے اس نے موقع ملتے ہی اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جی تھانے دار صاحب، اللہ رکھا سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے تھانے دار صاحب؟ کرم بی بی شکایتی لہجے میں بولی، ان دونوں کی جو بھی آپس میں دشمنی تھی وہ ایک دوسرے سے نکالتے رہتے، اس بندے کی لاش کو ہمارے دروازے کے سامنے پھینکنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تک بنتی ہے کرم بی بی، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بدبخت اجنبی شخص کو آپ کے گمشدہ بیٹے موسیٰ کے مغالطے میں کسی نے قتل کیا ہے، جبھی اس کی لاش آپ کے دروازے کے سامنے پھینک کر گیا ہے۔ اوہ! اللہ رکھا نے ایک پرتشویش سانس خارج کی اور فکر مند لہجے میں بولا، لیکن موسیٰ کا ایسا دشمن کون ہو سکتا ہے جو اپنے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت رکھتا ہو کہ بے دردی سے اسے قتل کر ڈالے؟ یہ تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ موسیٰ کرتا کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی دن بھر کی کیا مصروفیات ہوا کرتی تھیں؟ دیکھیں جی، اللہ رکھا گہری سنجیدگی سے بولا، موسیٰ 4 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ہم جہاں جہاں اسے تلاش کر سکتے تھے ڈھونڈ کر دیکھ لیا، مگر وہ ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملا۔ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کرتا ہوگا اس کی بھی ہمیں کوئی خبر نہیں جناب۔ ہاں، تھوڑا توقف کر کے اس نے اپنی سانس درست کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب تک وہ یہاں ہمارے پاس تھا تو ہمارے ساتھ ہی کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ تھوڑی سی زمین ہے، اللہ کے کرم سے اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ جب موسیٰ کام میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا تو مجھے بڑی سہولت تھی، مگر اب اکیلا ہی کام میں جتا رہتا ہوں، بوڑھی ہڈیاں جانے کب جواب دے جائیں۔ جب موسیٰ ادھر کوٹ فرمان میں ہی تھا تو ظاہر ہے لوگوں سے اس کا میل جول بھی ہوتا ہوگا۔ اللہ رکھا کے خاموش ہونے پر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ایسا تو ممکن نہیں کہ انسان کے جہاں 10 دوست ہوں وہاں اس کا کوئی ایک آدھ دشمن نہ ہو، لیکن تم بتا رہے ہو کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تھانے دار صاحب، اللہ رکھا نے آپ کو بالکل سچ بتایا ہے، کرم بی بی دکھی لہجے میں بولی۔ موسیٰ اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا جی، لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تو کبھی کسی سے تو میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر ماں کا عموماً اپنی اولاد کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے مہذب اور سلجھی ہوئی شائستہ اولاد ہے۔ میں نے اس بڈھے کو ایک اور زاویے سے کریدنے کی کوشش کی، کیا آپ لوگوں نے موسیٰ کی شادی بھی کر دی تھی؟ جی نہیں، اللہ رکھا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، کوئی منگنی وغیرہ؟ نہ شادی اور نہ منگنی جی، اللہ رکھا نے جواب دیا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن ایسی کوئی بھی مفید بات سامنے نہ آ سکی جس سے اس اجنبی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی، جسے بڑی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اگرچہ موسیٰ کے والدین کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کی کسی دشمن کا وجود نہیں تھا، لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ان کے گھر سے اٹھ آیا۔ ٹھیک ہے اللہ رکھا، میں اس بدقسمت شخص کے قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دوران میں اگر آپ لوگوں کو کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً سے پیشتر مجھے اس کی اطلاع دینا۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور میں گھر سے باہر نکل آیا۔ واپسی کا رخ کرنے سے پہلے میں نے اللہ رکھا کے پڑوسیوں فقیر حسین اور یعقوب علی سے فرداً دوبارہ پوچھ گچھ کی، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ نامعلوم اجنبی مقتول تک رسائی کا کوئی راستہ واضح نہ ہو سکا۔ اس صورتحال سے میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ موضع فرمان کوٹ بڑی نہر کے کنارے سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا اور یہ آدھا میل لہلہاتے سرسبز و شاداب کھیتوں پر مشتمل تھا۔ میرے گاؤں کے اندر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک کچا راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ میں اسی راستے پر سبک خرامی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ عقب سے کسی نے مجھے پکارا، تھانے دار صاحب۔ میں نے یکایک پلٹ کر دیکھا تو نور حسین کمہار کی صورت دکھائی دی۔ میں رک گیا اور سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
वो तेज कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ गया। हाँ भाई नूर हुसैन, मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। खैरियत तो है ना? ये तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है? वो जी, आपने कहा था ना कि इधर से फारिग होने के बाद आप मेरे पास आएंगे, वो सादगी से बोला। लेकिन आप तो वापस जा रहे हैं। नूर हुसैन, कुम्हार से चाय बकुआ पर मेरी मुख्तसर सी बातचीत हुई थी। उसने बताया था कि अजनबी शख्स की लाश को देखकर उसके जहन में पहला ख्याल मूसा का आया था, लेकिन बाद में अपने इस ख्याल की तरतीब उसे करना पड़ी क्योंकि वो मूसा नहीं था। इस वक्त मैंने नूर हुसैन से कहा था कि अल्लाह रखा की तरफ से फारिग होने के बाद मैं इसके पास आऊँगा और तफसीली बातचीत करूँगा। नूर हुसैन भी मेरी इस बात का वही हवाला दे रहा था। हाँ नूर हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं आया तो क्या हुआ? आओ हम चलते फिरते बात कर लेते हैं। वो फरमाबरदारी से मेरे साथ चलने लगा। नूर हुसैन, ये बात तो तय हो गई कि वो अजनबी मकतूल अल्लाह रखा का बेटा मूसा नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो आखिर है कौन। मेरा मतलब है कि वो था कौन। कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब, वो बेबसी से बोला। इस बदनसीब की शक्ल काफ़ी हद तक मूसा से मिलती जुलती है, इसीलिए मुझे धोखा हुआ था। इस अजनबी को किसी ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है। मैंने बदस्तूर उसकी जानिब देखे बगैर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा, जिससे यही जाहिर होता है कि कातिल को इस अजनबी से शदीद नोयत की नफरत थी और उसकी लाश अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने फेंकने का मतलब यह है कि वो अल्लाह रखा को कोई संगीन पैगाम देना चाहता था। मेरा जहन ये कहता है कि कातिल जो कोई भी है वो दरअसल मूसा का दुश्मन है और मूसा के मुगालते ही में उसने इस बंदे को मौत के घाट उतारा है। जी, वो चलते चलते रुक गया। आप तो बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। बात की गहराई को बाद में भी नापा जा सकता है, मैंने नूर हुसैन की आंखों में देखते हुए कहा। फिलहाल ये बताओ कि इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपकी बात में बहुत वजन है थानेदार साहब, वो पुरसोच नज़र से मुझे देखते हुए बोला। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि मूसा जो पिछले 4 साल से गायब है, अचानक कहाँ से नमूदार हो गया और उसका ऐसा कौन सा दुश्मन है जो बेदर्दी से उसे कत्ल भी कर सकता है? मूसा कहीं से नमूदार नहीं हुआ नूर हुसैन, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुमने शायद मेरी बात पर गौर नहीं किया। जान की बाजी हारने वाला मूसा नहीं, बल्कि इससे मिलती जुलती शक्ल का कोई बंदा है और इसे मूसा के शुबे में कत्ल किया गया है। नूर हुसैन ने एक लम्हा सोचने के बाद बड़ी अक्लमंदी की बात की। इसका मतलब तो ये हुआ जनाब कि कातिल को कहीं से ये इत्तला मिली होगी कि पिछली रात मूसा अपने माँ बाप से मिलने कोर्ट फरमान आ रहा है, लेकिन किसी भी वजह से मूसा नहीं आया और ये बदबख्त कातिल के हत्थे चढ़ गया और इसने मूसा के मुगालते में इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। मैं तुमसे 100% इत्तेफाक करता हूँ नूर हुसैन, क्योंकि मैं भी इसी अंदाज में सोच रहा हूँ, मैंने नहर की जानिब पेशकदमी करते हुए कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछली रात अगर मूसा को कोर्ट फरमान आना था तो वो क्यों नहीं आया और उसकी जगह इससे मिलती जुलती शक्ल का ये अजनबी क्यों और कहाँ से टपक पड़ा? जी हाँ, ये सवालात तो हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और ये भी कि मूसा का ऐसा ख़तरनाक और जानी दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया और कौन हो सकता है? लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। जहाँ तक मैं मूसा को जानता हूँ वो तो बहुत सुलह पसंद और सफाई से रहने वाला इंसान था। उसका कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ थानेदार साहब, और मूसा मेरी आंखों के सामने पल बढ़कर जवान हुआ है। मैंने कभी इसे किसी के साथ उलझते हुए नहीं देखा। मूसा के माँ बाप का भी यही दावा है नूर हुसैन, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन मैं इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं ये राज जानकर रहूँगा कि मूसा के खून का प्यासा कौन हो सकता है, और इस मकसद में कामयाबी के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। जी आप हुक्म करें, वो फरमाबरदारी से बोला। मैं क्या ताउन कर सकता हूँ? ये तो तुम बता चुके हो कि मूसा से किसी की या किसी से मूसा की कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने पूछगछ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 साल पहले जब मूसा अचानक गायब हुआ था तो इस वक्त ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया था जिसे इसकी गुमशुदगी के साथ जोड़ा जा सके? कोई नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। ऐसा तो कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया था, बस वो एक दिन अचानक गायब हो गया था चुपचाप, फिर उसका कुछ पता नहीं चल सका। 4 साल के बाद आज पहली मर्तबा इतने ज़ोरों शोर से उसका जिक्र हो रहा है।
موسیٰ کے کسی دشمن کا سراغ نہ ملنے کی صورت میں میں نے نور حسین سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ کیا آج صبح تم مٹی نکالنے نہر کی طرف گئے تھے؟ جی گیا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میرے اندازے کے مطابق قاتل نے اس اجنبی بندے کی لاش کو رات کے آخری پہر یا پھر الگ صبح لا کر اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینکا ہوگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا تم نے کسی شخص کو ادھر آتے ہوئے یا جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ جب آج صبح تم نہر سے مٹی نکالنے گئے تھے تو تم نے گاؤں کے اندر یا گاؤں سے باہر کی فضا میں کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی تھی؟ وہ میرے سوال کے مقصد تک پہنچ گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، میں جب اپنے گدھے کے ساتھ مٹی نکالنے بڑی نہر کی طرف جاتا ہوں تو اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا ہوتا ہے۔ آج صبح نہر کی جانب جاتے ہوئے یا واپسی میں مجھے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جسے غیر معمولی کہا جا سکے۔ میں نے نہر سے مٹی نکال کر اپنے گدھے پر لا دی اور واپس گھر آ گیا۔ نور حسین کی وضاحت سے یہ لگتا تھا کہ اس اجنبی نامعلوم شخص کی لاش کو رات کے اندھیرے میں کسی وقت لا کر اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینک دیا گیا تھا، اور شواہد سے میں یہ اندازہ پہلے ہی لگا چکا تھا کہ قتل کی یہ واردات کسی اور مقام پر ہوئی تھی۔ بعد ازاں جب اس بدنصیب کی لاش ٹھنڈی ہو گئی اور بدن سے خارج ہونے والا لہو جم چکا تو اسے اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینک دیا گیا۔ مگر کیوں؟ اللہ رکھا کا دروازہ ہی کیوں؟ اس کیوں کا کوئی واضح جواب ابھی تک سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اگر میں اصل جائے وقوع تک، یعنی جہاں اس اجنبی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے نہر کے کنارے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں سے مجھے کشتی کے ذریعے نہر عبور کرنا تھی۔ کشتی اس وقت نہر کے دوسرے کنارے سے اسی طرف آ رہی تھی۔ میں نے نور حسین سے کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور میں تھانے جا رہا ہوں۔ میں کل پھر ادھر کا چکر لگاؤں گا، تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے نور حسین کو واپس بھیج دیا اور نہر کے کنارے کھڑے ہو کر کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ مذکورہ نہر کا پاٹ خاصا چوڑا تھا، اسی لیے اسے بڑی نہر کہا جاتا تھا۔ جو نہیں جانتے تھے وہ اسے دریا ہی سمجھتے تھے۔ کشتی والے خادم حسین نے 2 افراد کو نہر کے کنارے اتارا تو میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خادم حسین کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور درمیانہ قد کا شخص تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے سے جفا کشی جھلکتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی ساری زندگی محنت کرتے کرتے گزری ہے۔ سرکار، اگر آپ کا حکم ہو تو کشتی میں چلاؤں؟ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے مختصر جواب دیا، نیکی اور پوچھ پوچھ کشتی کو رواں کر دیا اور بولا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کچھ پوچھوں جناب؟ میں نے فراغ دلی سے کہا کہ ہاں ہاں پوچھو خادم حسین۔ اس نے پوچھا، سرکار، صبح آپ چند لوگوں کے ساتھ ادھر کوٹ فرمان گئے تھے اور ابھی آپ اکیلے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ 2 گھنٹے پہلے آپ کے محکمے کا ایک سنتری کسی اجنبی کی لاش لے کر فرید آباد کی طرف گیا ہے، وہ کریدنے والے انداز میں بولا۔ کیا کوٹ فرمان میں قتل کی کوئی واردات ہو گئی ہے؟ میں نے چونک کر خادم حسین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں مجھے دنیا جہان کے تجربے کے ساتھ ساتھ بہت گہرائی بھی نظر آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ خادم حسین اس واقعے کے بارے میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت جانتا ضرور ہے، تاہم انجان بن کر مجھ سے استفسار کر رہا ہے۔ میں نے الٹا اسی کو گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے خادم حسین، میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کوٹ فرمان میں پچھلی رات ایک اجنبی شخص کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ میرے عملے کا آدمی اسی بدنصیب بندے کی لاش کو لے کر فرید آباد کی طرف گیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، ادھر گاؤں میں چند لوگوں کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ اجنبی شخص کل شام میں تمہاری کشتی پر سوار ہو کر کوٹ فرمان پہنچا تھا۔ میرا یہ سوال اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ہرگز نہیں تھا۔ فرید آباد سے کوٹ فرمان تک پہنچنے کا واحد ذریعہ خادم حسین کی کشتی ہی تھی۔ کل شام میں سپہر یا دن میں یا کسی بھی وقت وہ نامعلوم شخص اسی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان پہنچا ہوگا۔ آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے تھانے دار صاحب، وہ افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جن 2 بندوں کو میں آخری پھیرے میں کوٹ فرمان پہنچا رہا ہوں، آج ان میں سے ایک کی لاش واپس جائے گی۔ 2 بندوں کو؟ مجھے کرنٹ سا لگا۔
جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ جو آپ کا سنتری جس بندے کی لاش لے کر فرید آباد گیا ہوا ہے نا، میں نے اسے اور ایک دوسرے بندے کو کل شام میں کوٹ فرمان پہنچایا تھا۔ وہ میرا آخری پھیرا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے خادم حسین کے بارے میں جو اندازہ قائم کیا تھا وہ اب درست ثابت ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ اجنبی مقتول کے حوالے سے معلومات رکھتا تھا۔ میں اپنے مخصوص انداز میں اس سے سوالات کرنے لگا، خادم حسین، تم نے لگ بھگ کتنے بجے دونوں افراد کو کل کوٹ فرمان پہنچایا تھا؟ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بتانے لگا، دن کے کوئی 5:30 اور 6 کے درمیان کا کوئی وقت تھا۔ میں صبح 9 بجے کشتی نکالتا ہوں اور سورج ڈوبنے سے پہلے آخری پھیرا لگا کر واپس چلا جاتا ہوں، کیونکہ میرا گھر ادھر فرید آباد ہی میں ہے۔ خادم حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جن 2 بندوں کو تم نے کل شام کو کوٹ فرمان پہنچایا تھا، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ اجنبی مقتول کی شناخت ہی سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی، لہٰذا میری تان بھی اسی پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، جناب، میں ان دونوں میں سے ایک کو کسی حد تک جانتا ہوں۔ کس کو؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ بھولا کو، اس نے بتایا۔ بھولا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس بندے کی بات کر رہے ہو جس کی لاش تھوڑی دیر پہلے میں نے کانسٹیبل سلیم کے ساتھ سرکاری اسپتال بھجوائی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، اس بندے کو تو میں نے کل پہلی بار دیکھا تھا اور دوبارہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے افسوسناک انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، تو تم اس کے دوسرے ساتھی کی بات کر رہے ہو؟ جی، اس کا اصل نام تو اسحاق ہے، خادم حسین نے بتایا، لیکن وہ بھولے کے نام سے مشہور ہے۔ تو تم اس اسحاق عرف بھولا کو کس حد تک جانتے ہو؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، بھولا ہی کے بارے میں بتا دو۔ یہ بھولا چاچا اسماعیل کا بیٹا ہے جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فرید آباد کے لاری اڈے پر چاچا اسماعیل کی چائے اور سگریٹ وغیرہ کی دکان ہے۔ بھولا بھی ادھر دکان پر ہی نظر آتا ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر خادم حسین سے پوچھا، کیا کل وہ دونوں ایک ساتھ ہی تمہاری کشتی پر سوار ہو کر کوٹ فرمان پہنچے تھے یا الگ الگ تمہارے پاس آئے تھے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا جی، وہ مدبرانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ دونوں ایک ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے میری کشتی تک پہنچے تھے اور میں نہر عبور کرتے ہوئے بھی ان میں بات چیت ہوتی رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اچھا، تو اب یہ بھی بتا دو کہ وہ دونوں لمبی نہر کے اس پار اتر گئے تھے یا جھورا واپس آ گیا تھا؟ دونوں ہی ادھر ہی رہ گئے تھے، خادم حسین نے جواب دیا۔ میں خالی کشتی لے کر واپس آیا تھا۔ اور آج صبح ہی سے تم اپنی کشتی پر نہر کے پھیرے لگا رہے ہو؟ جی ہاں، صبح 9 بجے سے میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں۔ کیا کوٹ فرمان سے فرید آباد کی طرف آتے ہوئے کسی پھیرے میں آج تم نے بھولے کو بھی بٹھایا ہے اپنی کشتی میں؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، میرا خیال ہے کہ بھولا ابھی تک ادھر کوٹ فرمان ہی میں ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ اگر وہ واپس آتا تو میری کشتی میں ضرور بیٹھتا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھانے دار صاحب، خادم حسین کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں، میں نے خیالات سے باہر آتے ہوئے کہا، جناب، ہم کنارے پر پہنچ گئے ہیں، خادم حسین نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ جب انسان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس پر نئے نئے در پا ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا کہ تم مجھے واپس کوٹ فرمان لے چلو۔ چند لمحات تک تو وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر فرمانبرداری سے بولا، جیسی آپ کی مرضی تھانے دار صاحب۔ بات ختم کرتے ہی اس نے کشتی کا رخ پھیرا اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ جب سے خادم حسین نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بھولا ادھر کوٹ فرمان ہی میں رک گیا تھا اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا، میرے ذہن میں خیالات کی اٹھک بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ گزشتہ شام میں اجنبی مقتول بھولے کی میت میں کوٹ فرمان پہنچتا ہے، پھر اسی رات کے ابتدائی حصے میں اجنبی شخص کو بڑی بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش کو اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے، اور مصدقہ اطلاع کے مطابق اسحاق عرف بھولا ابھی تک کوٹ فرمان کے اندر موجود ہے۔ تو پھر
یہ بھولا یقیناً اس اجنبی کی موت کے راز سے واقف ہوگا، اور بھولا ہی مجھے بتا سکتا تھا کہ وہ اجنبی قاتل آخر تھا کون۔ اس سوال کی روشنی میں میں نے فوری طور پر واپس کوٹ فرمان جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوٹ فرمان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لگ بھگ 100 گھروں پر مشتمل ایک مختصر سا دیہات۔ بھولے کو اس گاؤں میں تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک بار بھولا میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر میں اس کی زبان کو ہر راز اگلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم کشتی نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ میں نے کشتی میں سے باہر نکلنے کے بعد خادم حسین سے کہا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اپنی کشتی کے ساتھ اسی کنارے پر رہنا۔ جی اچھا، اس نے گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، جو آپ کا حکم۔ میں تمہارے آخری پھیرے کے وقت تلک واپس آ جاؤں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نہر کے کنارے سے کوٹ فرمان کی جانب بڑھنے لگا۔ اس بار میرے قدموں میں ایک خاص نوعیت کی تیز رفتاری پائی جاتی تھی، جو سنسنی خیز اور پرتجسس بھی تھی۔ اب سپہر ہو چکی تھی، فضا کی خنکی بھی چپ چاپ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اگرچہ سورج آسمان پر موجود تھا، لیکن اس کی دھوپ میں حدت یا تپش بالکل نہیں پائی جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کوٹ فرمان کے اندر میں موجود تھا۔ آج صبح اس اجنبی شخص کی پراسرار موت نے پورے گاؤں میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ لوگ کام میں کم اور چہمگئیوں میں زیادہ مصروف تھے۔ کھیتوں کے اندر بھی وہ چہل پہل نظر نہیں آ رہی تھی جو نارمل حالات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں اللہ رکھا کے گھر پہنچا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہر گھر کا ایک ایک آدمی وہاں جمع ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے ارد گرد ایک مجمع سا لگ گیا۔ میں نے اس جمع غفیر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور بآواز بلند سوال کیا، تم میں سے کون کون فرید آباد آتا جاتا رہتا ہے؟ یہ سوال اگرچہ بادی نظر میں غیر اہم اور فضول لگتا تھا، لیکن اس کے پیش نظر میرے کچھ اور مقاصد تھے، جو اگلے سوالات میں کھل کر سامنے آنے والے تھے۔ کوٹ فرمان میں رہنے والوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو فرید آباد نہ آتا جاتا ہو، کیونکہ ان لوگوں کی ہر ضرورت فرید آباد سے تعلق رکھتی تھی۔ سب نے اثبات میں جواب دیا، یعنی ان سب کا فرید آباد آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسی انداز میں پوچھا، فرید آباد کے لاری اڈے پر چاچا اسماعیل نامی ایک بندے کی سگریٹ اور چائے کی چھوٹی سی دکان ہے۔ آپ میں سے جو لوگ چاچا اسماعیل کو جانتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ لگ بھگ 20 افراد مجمع میں سے الگ ہو گئے۔ سب کے چہروں پر اپنی اپنی سوچ کی نمائندگی کرنے والے سوالات چمک رہے تھے۔ میرے انداز نے انہیں عجیب سی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ایک تو آج صبح سے نامعلوم شخص کی لاش نے گاؤں کی سیدھی سادی زندگی میں خاصی افراتفری مچا رکھی تھی، اور پھر اوپر سے میں جس انداز میں تفتیش کر رہا تھا وہ ان کی الجھن میں اضافے کا باعث تھا۔ جو 20 افراد الگ ہوئے تھے، ان میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھ سے سوال کیا، تھانے دار صاحب، ادھر فرید آباد میں سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہوتی تو پھر اس پوچھ گچھ کی ضرورت کیا تھی؟ نہ، میرا مطلب ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اسماعیل تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے گھور کر اس ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا اور پوچھا، چاچا تم کون ہو اور تمہیں اسماعیل کے بارے میں اتنی تشویش کیوں ہو رہی ہے؟ میں اسماعیل کا بڑا بھائی ہوں جی، ابراہیم، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی فکر نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی جناب؟ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر تو تم اپنے بھتیجے بھولا کو بھی جانتے ہوگے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں سرکار، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اسماعیل میرا اکلوتا بھائی ہے اور بھولا اس کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں بھلا اپنے اکلوتے چھوٹے بھائی کی اکلوتی اولاد کو کیسے نہیں جانتا ہوں گا؟ ابراہیم کی شکل میں مجھے ایک کام کا بندہ مل گیا تھا۔ اس دوران میں اللہ رکھا نے ایک درخت کے نیچے میرے لیے چارپائی بچھا دی تھی۔ میں ابراہیم کو لے کر اس چارپائی کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں جمع ہو جانے والے لوگوں کو میں نے واپس اپنے گھروں کو جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں چارپائی پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ابراہیم نے ایک بار پھر پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ تو بتا دیں کہ اسماعیل، آمنہ اور بھولا تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ آمنہ غالباً اسماعیل کی بیوی اور بھولے کی ماں کا نام تھا۔ بعد ازاں ابراہیم سے استفسار پر میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ ابراہیم، میں نے بھولے کے تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہاں تو سب خیریت ہے، لیکن ادھر کوٹ فرمان میں تم بھی دیکھ رہے ہو، آج صبح سے کیسی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اجنبی شخص کی لاش نے گاؤں کے
हर शख्स का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने भी सुबह ही से बंदे की लाश को देखा था। किसी ने बड़ी बेदर्दी से इस बदनसीब को मौत के घाट उतारा है। लेकिन वो बोलते बोलते थमा और एक गहरी सांस ली, फिर उलझन ज़दा अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस अजनबी शख्स के कत्ल से मेरे छोटे भाई का क्या ताल्लुक है? आप इस्माइल के बारे में क्यों पूछगछ करते फिर रहे हैं? बहुत गहरा ताल्लुक है चाचा, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मुझे पता चला है कि इस वारदात में तुम्हारे भतीजे भोले का हाथ है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? इसकी हैरत सातवें आसमान को छूने लगी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मेरे लहजे में सख्ती उतर आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे यकीन करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा। भोला कल शाम में इस अजनबी शख्स के साथ फरीदाबाद से कोट फरमान पहुंचा था। खादिम हुसैन कश्ती वाला इस अमर का गवाह है। उसने कल शाम आखिरी फेरे में इन दोनों को फरीदाबाद से कोट फरमान पहुंचाया था। मेरा मतलब है कि अपनी कश्ती में बिठाकर बड़ी नहर अबूर कराई थी। खादिम हुसैन उस वक्त नहर के किनारे खड़ा मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। भोला अगर यहाँ आया था तो मुझे खबर क्यों नहीं है? इब्राहिम की उलझन हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे मिले बगैर वापस कैसे चला गया? भोला वापस नहीं गया उस इब्राहिम, मेरे अटल लहजे ने इब्राहिम को उलझन में डाल दिया। वापस नहीं गया तो फिर कहाँ है? तुम जानते हो कोट फरमान से फरीदाबाद जाने का वाहिद जरिया ये बड़ी नहर ही है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और इस नहर के इस पार या उस पार आने जाने के लिए लोग खादिम हुसैन की कश्ती इस्तेमाल करते हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। खादिम हुसैन का दावा है कि कल शाम में आखिरी फेरा लगाते हुए उसने भोला और इस अजनबी शख्स को कोट पहुंचाया था और आज का पूरा दिन भोला वापसी के लिए इसकी कश्ती में नहीं बैठा। इसका क्या मतलब हुआ? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, इस बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि भोला अभी तक कोट फरमान के अंदर मौजूद है। लेकिन वो है कहाँ? इस सवाल का जवाब तो तुम दोगे इब्राहिम। मैं? वो झिरझिराती हुई आवाज़ में बोला। हाँ इब्राहिम, तुम, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। भोला तुम्हारा भतीजा है और भतीजा भी इकलौता। कोट फरमान में तुम उसके वाहिद रिश्तेदार हो। वो जब भी यहाँ आता होगा तो यकीनन तुम्हारे पास ही आता होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो बेबसी से मेरी जानिब देखते हुए बोला। जाहिर है वो मुझसे मिलने यहाँ आया करता है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, वो कल कोट फरमान नहीं आया। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ? नहीं जी, मैंने ऐसा कब कहा है? अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो फिर तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि कल शाम में भोला इस अजनबी मकतूल के साथ कोट फरमान आया था और अभी तक इधर ही कहीं छुपा बैठा है। जनाब, आपकी बातें बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही। वो तकरीबन रुहासा हो गया। पहली बात तो ये कि अगर वो कोट फरमान आया था तो मुझसे मिला क्यों नहीं? दूसरे, वो अगर अभी तक गांव में मौजूद है तो फिर कहाँ छुपा बैठा है? वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस बात पर मैं यकीन करने को तैयार नहीं कि भोला किसी कत्ल की वारदात में मुलविस हो सकता है। देखो इब्राहिम, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने भोले को कत्ल की वारदात करते हुए देखा है या ये कि मेरे पास इस खूनी वाक़ये का कोई चश्मदीद गवाह है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल शाम भोला इस बदनसीब मकतूल के साथ कोट फरमान के अंदर दाखिल हुआ था। खादिम हुसैन के मुताबिक वो दोनों दोस्तों की तरह घुल मिल कर बातें कर रहे थे। इससे ये जाहिर होता है कि मकतूल भोले के लिए कतई अजनबी नहीं था। बिलफर्ज मुहाल भोले ने अगर इस शख्स को मौत के घाट नहीं भी उतारा तो वो इतना ज़रूर जानता होगा कि पिछली रात इस बदनसीब के साथ क्या वाक़या पेश आया था और इसकी लाश को अल्लाह रखा के घर के सामने फेंकने का क्या राज था। आपकी बात को मैं किसी हद तक समझने लगा हूँ, वो गंभीर अंदाज में बोला, लेकिन उलझन ये है कि कोट फरमान आने के बाद भोला मुझसे क्यों नहीं मिला और आपके मुताबिक अगर वो कहीं छुपा बैठा है तो कहाँ? इब्राहिम, मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। थानेदार तुम हो या मैं? वो बौखला गया और जल्दी से बोला, जी थानेदार तो आप ही हैं। बस
तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने बदस्तूर तल्ख आवाज में कहा। ये सवाल पूछना मेरा हक है कि तुम्हारा भतीजा इस वक्त कोर्ट फरमान में कहाँ छुपा बैठा है। तुम सिर्फ जवाब दो। जनाब, अगर मुझे भोले के बारे में कुछ पता होता तो आपको जरूर बताता, वो आजिजी से बोला। आप मेरी बात का यकीन करेंगे सरकार, ये कत्ल का मामला है इब्राहिम, मैंने इसे टटोलने वाले अंदाज में देखते हुए कहा। और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। शक? वो थूक निकलते हुए बोला। तो क्या आप मुझ पर किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं थानेदार साहब? तफ्तीशी मामलात में एक दयानतदार पुलिस वाले को बाज़ औक़ात अपने बाप पर भी शक करना पड़ता है इब्राहिम, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इस सिलसिले में हम अपनी ज़ात को भी माफ़ नहीं करते। मैंने ज़रा देर को रुक कर एक आसूदा सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए मजीद कहा, मुझे जिस भोले की तलाश है वो रिश्ते में तुम्हारा अकलौता सगा भतीजा है। इस गांव में इसका और कोई रिश्तेदार या दोस्त मौजूद नहीं जिसके पास वो तुम्हें नज़रअंदाज करके ठहर जाता। इस अमर में भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि कल शाम को भोला अजनबी मकतूल के हमरा कोर्ट फरमान आया था। मैं भोले की तलाश के सिलसिले में तुम पर शक नहीं करूं तो फिर किस पर करूं? जनाब, मैं अपनी बातों से तो आपको यकीन दिलाने में कामयाब नहीं हो सका। अब एक ही तरीका बाकी रह जाता है कि आप अपने शक को रफ़े करने के लिए मेरे घर की तलाशी ले लें। तलाशी तो मैं तुम्हारे घर की ले ही लूँगा इब्राहिम, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए खासे मजबूत लहजे में कहा, लेकिन ये सोच लेना कि बाद में अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी मरहले पर दरोगोई से काम लिया है तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। थोड़ी ही देर के बाद मैं इब्राहिम की मैयत में उसके घर पहुंच गया। इस घर में इब्राहिम अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था, 2 बेटे और 2 बेटियां। एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और दूसरी की भी अगले साल शादी होने वाली थी। वो मंगनीशुदा थी, जबकि दोनों बेटे कामरान और इमरान खेतीबाड़ी में इब्राहिम का हाथ बटाते थे। कामरान और इमरान दोनों जवान थे। मैंने 15-20 मिनट के अंदर अंदर बड़ी बारीक बीनी से इब्राहिम के घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं पर भी मुझे भोला नजर न आया और न ही इस घर में इसकी आमद के कोई आसार दिखाई दिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जनाब कि भोला ना तो हमारे घर में आया है और न ही हमने उसे कहीं छुपा कर रखा हुआ है, इब्राहिम ने कहा। इस वक्त मैं घर की तलाशी से फारिग होने के बाद इब्राहिम की बैठक में बैठा हुआ था। इब्राहिम के अलावा उसकी बीवी शगुफ्ता और दोनों बेटे भी वहाँ मौजूद थे, जिनमें कामरान इमरान से 2-3 साल बड़ा था और वो दोनों जवानी की दहलीज पर खड़े थे। इब्राहिम, मैंने उसकी बात के जवाब में कहा, पुलिस की तफ्तीश का अपना एक तरीका कार होता है और हम उस पर अमल ज़रूर करते हैं। अब ये तो पता चल गया कि भोला पिछली रात इस घर में नहीं आया और न ही आप लोगों ने उसे कहीं छुपा रखा है, लेकिन इससे मसला हल नहीं होता। कौन सा मसला थानेदार साहब? शगुफ्ता ने मुझसे पूछा। जिस वक्त मैं खाना तलाशी के काम में मसरूफ था, इसी दौरान में वक्फे वक्फे से इस घर के मकीनों से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा था और मैंने इन्हें ताज़ा तरीन हालात से आगाह कर दिया था। इन्हें ये पता चल चुका था कि मैं नहर अबूर करके आने के बाद दोबारा कोर्ट फरमान क्यों आया हूँ और मेरे इस वक्त क्या तरजीहात हैं। मसला भोले की तलाश का है, मैंने शगुफ्ता की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। भोला कल शाम यहाँ आया है और अभी तक वापस नहीं गया, तो फिर वो कहाँ है? ये भी तो हो सकता है जनाब कि भोला इधर आया ही ना हो, शगुफ्ता ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। कश्ती वाले खादिम हुसैन ने बड़े वसूख से इस उम्र की तस्दीक की है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। कश्ती वाले को मुगालता भी तो हो सकता है थानेदार साहब, शगुफ्ता अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। खादिम हुसैन ने कल शाम अजनबी शख्स के साथ जिस नौजवान को कोर्ट फरमान लेकर आया था वो भोले के अलावा कोई और भी तो हो सकता है। भोले से मिलता जुलता कोई बंदा, ऐसा नामुमकिन तो नहीं? नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं शगुफ्ता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन इस केस में पहले ही मिलती जुलती शक्ल वाला एक इत्तेफाक मौजूद है। जिस अजनबी बंदे को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने फेंका गया है, मुझे बताया गया है कि उसकी शक्ल काफ़ी हद तक अल्लाह रखा के बेटे मूसा से मिलती जुलती है। मैंने मूसा को तो 1000 बार देखा है, लेकिन इस अजनबी बंदे की लाश को देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हमने देखा है, कामरान और इमरान बैक ज़बान होकर बोले। ये बात सही है कि ये बंदा बड़ी हद तक मूसा जैसा था,
मसलन कद-काठ, चेहरे के नक्श और दाढ़ी का अंदाज वगैरह। मेरा ख्याल है, इब्राहिम ने गहरी संजीदगी से कहा, कि अगर आप फरीदाबाद में इस्माइल के घर जाकर तफ्तीश करें तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आपने कोर्ट फरमान में तो भोला को अच्छी तरह तलाश कर लिया है? शगुफ्ता अपने शौहर की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वो आपको कहीं नहीं मिला। अगर वो उधर फरीदाबाद में मौजूद है तो फिर इसका यही मतलब होगा कि वो कोर्ट फरमान आया ही नहीं, और अगर खादिम हुसैन किसी चालाकी से काम नहीं ले रहा तो फिर यही कहा जा सकता है कि इसे भोले के हवाले से कोई गलतफहमी हुई होगी। इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं कि मैं फरीदाबाद पहुंचकर सबसे पहले भोला और इस्माइल ही को चेक करूंगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। और जहाँ तक भोले की तलाश में मेरी नाकामी का सवाल है तो ये बात दुरुस्त नहीं। मैंने सिर्फ अभी तक तुम्हारे घर की तलाशी ली है, बाकी लोगों से सिर्फ पूछगछ की है। आप ज़रूर पूरे गांव के घरों की तलाशी ले लें जनाब, वो बड़े एतमाद से बोली। लेकिन भोला हमारा रिश्तेदार है, वो जब भी कोर्ट फरमान आता है तो सिर्फ हमारे ही पास आता है, इसका किसी और घर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इसलिए इसके कहीं और छुपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शगुफ्ता की बात में अच्छा खासा वजन था। इससे पहले मैं अल्लाह रखा के घर के सामने इब्राहिम से भी तफसीली गुफ्तगू कर चुका था, लिहाजा मैंने उसके बेटों की जानिब रुख कर लिया। तुम दोनों भी लगभग भोला ही की उम्र के हो, मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। जब भोला कोर्ट फरमान आता होगा तो उसका ज़्यादातर वक्त तुम लोगों के साथ ही गुजरता होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कामरान ने इस बात में गर्दन हिलाई। इमरान बोला, भोला जब यहाँ आता है तो हमारे साथ खेतों में काम करता है और हम लोग खूब खेलते भी हैं। तुम लोग उमूमन कौन सा खेल खेलते हो, मैंने पूछा। कोई खेल मखसूस नहीं होता है जनाब, कामरान ने जवाब दिया। फुटबॉल, कबड्डी और नहर में नहाना सब शामिल है। अच्छा, तो तुम लोग नहर में नहाया भी करते हो? जी हाँ बिल्कुल, इमरान ने जवाब दिया। भोला बहुत अच्छा तैराक है, उसी ने हमें नहर में तैरना भी सिखाया है। वैसे हम ज़्यादातर फुटबॉल ही खेलते हैं। मैंने शगुफ्ता की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी कहाँ हुई है? नसीम की शादी मेरी बड़ी बहन के बेटे से हुई है थानेदार साहब, और शमीम का रिश्ता मेरे भाई के बेटे से तय हुआ है, उसने बताया। अगले साल इंशाल्लाह उसकी भी शादी हो जाएगी। शगुफ्ता की बात मुझे हजम ना हो सकी। उसकी 2 बेटियां थीं और दोनों के रिश्ते इनके ननियाल यानी शगुफ्ता के खानदान में तय किए गए थे, जबकि इब्राहिम का सिर्फ एक ही भाई था, इस्माइल, और इस्माइल का भी एक ही बेटा था, इसहाक और भोला। इस किस्म की सूरत हाल में तो इब्राहिम की मोहब्बत को जोश मानना चाहिए था। वो कम से कम एक बेटी की शादी तो अपने अकलौते भाई के अकलौते बेटे से कर सकता था। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो इसका राज क्या था? ये राज जानने के लिए मैंने इसी से पूछ लिया। इब्राहिम, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और भतीजा सिर्फ एक। तुम्हें अपनी बेटियों के रिश्ते तय करते हुए भोले का ख्याल क्यों नहीं आया? मुझे तो भोले का बड़ा ख्याल था, लेकिन आमना की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। आमना? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कौन है? आमना इस्माइल की घरवाली है जी, शगुफ्ता वजाहत करते हुए बोली। इब्राहिम की तो यही ख्वाहिश थी कि शमीम की शादी भोले से हो, क्योंकि शमीम और भोला की उम्रें एक ही जैसी हैं, लेकिन इस्माइल अपनी बीवी से डरता है और आमना ने इस रिश्ते की मुखालफत कर दी थी। मुखालफत की कोई वजह? जी हाँ, इब्राहिम ने उस बात में गर्दन हिलाई। वो भोले को अपने खानदान में ब्याहना चाहती है। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि जब शगुफ्ता अपनी बेटी का रिश्ता अपने भांजे को दे सकती है तो मैं भोले की शादी अपनी भांजी से क्यों नहीं कर सकती। हालांकि मैंने शमीम और नसीम के रिश्ते करते वक्त इब्राहिम पर ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की थी। ठीक है, जब भोला इधर कोर्ट फरमान में आता था तो इसका यहाँ के लोगों से भी मेल जोल होता होगा। जी हाँ, हम सब जब मिलजुल कर ही खेलते हैं, कामरान ने जवाब दिया। यहाँ किसी लड़के के साथ उसकी गहरी दोस्ती भी हो गई होगी? नहीं जनाब, दोस्ती तो सिर्फ हम ही से थी, इमरान ने बताया। मेरा मतलब है कि यही सवाल मैंने एक दूसरे साविये से किया। वो ज़्यादातर किन लड़कों के साथ खेलना और घुलना मिलना पसंद करता है? ज़्यादातर, कामरान ने सोचने वाले अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में इसकी जमील और मंजूर के साथ ज़्यादा बनती थी। जी बिल्कुल, इमरान ने अपने बड़े भाई की तायद करते हुए कहा। जमील और मंजूर के साथ वो गपशप कर लेता है क्योंकि इन दोनों के मिजाज भोला से बहुत मिलते जुलते हैं। मिजाज मिलते हैं? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या आप में से कोई जमील और मंजूर को बुलाकर यहाँ ला सकता है? जी ज़रूर, इमरान उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी इन्हें बुलाकर लाता हूँ। मैंने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। इमरान अगले ही लम्हे वहाँ से रुखसत हो गया।
मैं कामरान, इब्राहिम और शगुफ्ता के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगा। इस दौरान में अल्लाह रखा का बेटा मूसा भी ज़ेर बहस आया। इन तीनों की राय में मूसा एक सुलहजू और अमन पसंद शख्स था। मूसा के बारे में यही राय बाकी गांव वालों की भी थी, लेकिन इन सब में से कोई ये नहीं बता सका कि मूसा अचानक कहाँ गायब हो गया था और अजनबी शख्स की लाश को अल्लाह रखा के घर के सामने क्यों फेंका गया। मेरी समझ में तो एक ही बात आ रही है थानेदार साहब कि इस अजनबी बंदे की शक्ल और सूरत बड़ी हद तक अल्लाह रखा के बेटे मूसा जैसी है। हो सकता है कि किसी दुश्मन ने मूसा समझकर इसका ताक़ुब किया हो और फिर मौका मिलते ही इसे मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को अल्लाह रखा के घर के सामने फेंक दिया हो ताकि बाप को बेटे की लाश का तोहफा दे सके। एक और बात भी तो हो सकती है जनाब, कामरान ने कहा। कौन सी बात? मैंने पूछा। जिस किसी ने भी इस अजनबी शख्स को कत्ल किया है वो उसी का दुश्मन हो, कामरान वजाहत करते हुए बोला। कातिल कहीं पीछे से उसका ताक़ुब करते हुए कोर्ट फरमान पहुंचा हो और फिर मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दिया हो। और फिर इसके बाद? मैंने कामरान की तरफ देखा। वो बौखला गया। जी मैं समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके बाद कातिल कहाँ गया? वो जिधर से आया था वापस उधर ही चला गया होगा। लेकिन मकतूल के साथ तो तुम्हारा चचाजाद भाई भोला आया था। मैंने सवालिया नज़र से कामरान की तरफ देखा। यह भी तो हो सकता है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी खादिम हुसैन की कश्ती में बैठकर फरीदाबाद से यहाँ तक आया हो। कामरान ने अपनी दानिश में बहुत अक्लमंदी की बात की थी, लेकिन मैं चूँकि बहुत सी हकीकतों से आगाही हासिल कर चुका था, इसलिए इसकी अक्लमंदाना बात मुझे हजम नहीं हुई और मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता बरखुरदार, और इसकी चंद वजूहात हैं। वो कुछ नहीं बोला और सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। नंबर 1, मेरी अब तक की तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक अजनबी मकतूल को इस गांव में कोई जानता पहचानता नहीं, लिहाजा इसके इधर रुख करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब, मुमकिन है उसे अपने ताक़ुब का एहसास हो गया हो, वो किता कलामी करते हुए बोला, और उसने अपनी जान बचाने के लिए कश्ती में बैठकर नहर के इस पार आने का फैसला कर लिया हो, लेकिन बदकिस्मती से कातिल भी उसके पीछे यहाँ पहुँच गया हो। इसकी कता कलामी को नज़रअंदाज करते हुए मैंने नरमी से कहा, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाने दो, फिर तुम बोलना। हो सकता है कि फिर तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। जब कोर्ट फरमान में मकतूल का कोई जानने वाला मौजूद नहीं, तो फिर कश्ती के ज़रिए नहर पार करके यहाँ तक आने की कोई मंतक नज़र नहीं आती। मैंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो अगर इस गांव में आया था तो उसके पेश नज़र कोई ख़ास मकसद था। वो बग़ैर किसी काम के यहाँ नहीं आ सकता था। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, इस बात में शक की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि कल शाम खादिम हुसैन ने अपनी कश्ती के आखिरी फेरे में सिर्फ 2 अफराद को नहर उबूर करा के कोर्ट फरमान पहुंचाया था, यानी अजनबी मकतूल और तुम्हारा चचाजाद इसहाक उर्फ भोला। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स कश्ती पर सवार नहीं हुआ था, लिहाजा कातिल के ताक़ुब वाली बात को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो क्या आप भोला पर किसी किस्म का शक कर रहे हैं? शगुफ्ता ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। शक करना तो पुलिस वालों की घुट्टी में शामिल होता है बीबी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हाँ, ये बात ठीक है कि मुझे भोला पर शक है, लेकिन इस शक की नौइयत का तयन मैं उस वक्त कर सकूंगा जब भोला मेरे हाथ लगेगा। मैंने सरसराते हुए लहजे में मज़ीद कहा, ये या तो भोला ही ने इस अजनबी शख्स को मौत के घाट उतारा है और या फिर वो इसके कातिल के बारे में बहुत कुछ जानता है। भोला ऐसा नहीं कर सकता, शगुफ्ता इज़्तिरारी अंदाज में बोली। इब्राहिम ने कहा कि इसकी ज़ात के हवाले से इस किस्म की मुजरिमाना शिकायत कभी सुनने को नहीं मिली। अम्मा और अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, कामरान जज्बात से लबरेज लहजे में बोला। ये ठीक है कि भोला खेल में बेईमानी करने का माहिर है, लेकिन कभी उसने कोई संगीन जुर्म नहीं किया। झूठ बोलना या बेईमानी करना मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि भोले ने ही इस अजनबी शख्स को कत्ल किया है, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि भोला इस कत्ल के बारे में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर जानता है। मैं भोले से इसलिए भी पहली फुर्सत में मिलना चाहता हूँ कि ये बात वही बता सकता है कि अजनबी मकतूल के साथ इसकी मुलाकात कब, क्यों और कैसे हुई थी। अगर वो पहले से मकतूल को जानता है तो फिर मुझे इस केस को हल करने में काफ़ी आसानियां हासिल हो जाएंगी। जब मकतूल का पस मंज़र मेरे सामने खुलेगा तो कत्ल का मुहर्रिक और कातिल तक रसाई हासिल करने के तमाम रास्ते और तमाम रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और अगर भोला अजनबी शख्स को पहले से नहीं जानता तो मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया और बारी बारी इन लोगों के चेहरों का जायज़ा लेते हुए इजाफा किया।
फिर भोले को बताना पड़ेगा कि वो एक अजनबी के साथ कैसे घुल मिल गया था। वो एक दोस्त की हैसियत से मकतूल के साथ कश्ती में सवार होकर क्यों और किस मकसद से कोर्ट फरमान आया था और यहाँ से अचानक कहाँ गायब हो गया। थानेदार साहब, सच पूछे तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि भोला पिछली रात यहाँ आया था। कामरान ने गहरी संजीदगी से कहा। मैंने पूछा कि तुम्हें किस बिना पर यकीन नहीं आ रहा। वो जी जाहिर सी बात है, वो वजाहत करते हुए बोला। ऐसे कैसे मुमकिन है कि भोला कोर्ट फरमान आए और हमसे मिले बगैर ही वापस चला जाए। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। वो वापस नहीं गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अभी तक नहर अबूर करके फरीदाबाद नहीं गया। शगुफ्ता ने कहा। थानेदार साहब, आप फरीदाबाद पहुंचकर तफ्तीश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारी मुबारक करे जुबान को शगुफ्ता। अब मुझे ये बताओ कि तुमने ये बात इतने वसूख से क्यों कही है कि भोला मुझे घर मिल जाएगा। वो जी मुझे पक्का यकीन है कि भोला आपको या तो इस्माइल के होटल पे मिलेगा या फिर घर पर मिल जाएगा। वो वजाहत करते हुए बोली। इससे मिलकर आपकी तसल्ली हो जाएगी कि वो ना तो पिछली रात कोर्ट फरमान आया था और ना ही वो कत्ल की किसी वारदात में मुलविस है। ये एक चाची बल्कि ताई का अपने भतीजे पर यकीन और एतमाद था कि वो भोले को बेकसूर और बेगुनाह समझ रही थी। मैं जब तक भोले से एक तफसीली तफ्तीशी मुलाकात ना कर लेता उस वक्त तक शगुफ्ता के एतमाद और यकीन को चैलेंज नहीं कर सकता था। दूसरी जानिब खादिम हुसैन का वसूखी बयान था। उसने भोले की मैयत में अजनबी मकतूल को अपनी कश्ती के जरिए नहर के पार कोर्ट फरमान में पहुंचाया था और उसके बयान के मुताबिक आज दिन भर उसने जितने भी फेरे लगाए थे उनमें भोला उसे कहीं नजर नहीं आया था। इससे यही जाहिर होता था कि भोला अभी तक गांव के अंदर या गांव के बाहर कहीं मौजूद था, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक इस बड़ी नहर पर मीलों दूर तक कोई पुल नहीं बना हुआ था। लिहाजा कोर्ट फरमान से फरीदाबाद जाने के लिए कश्ती ही के जरिए सफ़र करना पड़ता था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक अजनबी मकतूल की मौत गुज़िश्ता शब रात के इब्तिदाई हिस्से में वाक़ हुई थी। इसकी खोपड़ी की हालत, चेहरे और गर्दन के ज़ख्मों और वहाँ से खारिज होने वाले खून की कैफियत बताती थी कि इस बदनसीब को रात 7 और 9 के दरमियान किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया था। इसकी गर्दन और लिबास के मुख्तलिफ हिस्सों पर जमने वाले खून से यही अंदाज़ा होता था और ये बात भी समझ में आ सकती थी कि इसे कत्ल के फ़ौरन बाद अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने नहीं फेंका गया था। जिस जगह पर मैंने इस अजनबी शख्स की लाश का मुआयना किया था वहाँ पर कत्ल व गारतगरी का कोई छोटे से छोटा आसार भी दरियाफ्त नहीं हुआ था। नेज़ जब भी किसी शख्स की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की जाती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश ज़रूर करता है। ये कोशिश मज़ाहमत की शक्ल में भी हो सकती थी और राह फ़रार की सूरत में भी। मैंने जाए वक़ूआ का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया था। वहाँ राह फ़रार इख्तियार करने के आसार भी नापैद थे। ज़मीन पर कदमों के ऐसे निशानात कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे जिनकी मदद से कहा जा सकता हो कि वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के बीच खींचातानी और पकड़ झकड़ या गुत्थम गुत्थी हुई थी। अगर मज़ाहमती कोशिशों को तफसीली निगाह से देखा जाए तो इस सूरत में किसी बेरहम कातिल के शिकंजे में फंसा हुआ कोई शख्स अपनी जान की सलामती के लिए अपने हाथ पाँव के साथ ही अपनी ज़बान और हलक का भी बेदरेग इस्तेमाल करता है। यानी एक तरफ तो वो हाथ पाँव से अपने दुश्मन को रोकने की कोशिश करता है तो दूसरी जानिब वो चीख चिल्लाकर लोगों की मदद हासिल करने के लिए वावेला भी मचाता है। अगर इस अजनबी को अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने मौत के घाट उतारा गया था तो फिर लाजमन उसने भी खुद को बचाने के लिए चीख पुकार की होगी। अगर उसने अपनी बचाव के लिए यह हरबा आजमाया होता तो ये मुमकिन नहीं था कि गली के दरवाजे धड़ाधड़ खुल न जाते और लोग उसकी मदद को ना लपकते। मैंने जितने लोगों से भी पूछताछ की थी इनमें से हर एक का यही कहना था कि उन्होंने रात में किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनी। इन शवाहिद की रोशनी में बड़े वसूख के साथ कहा जा सकता था कि इस बदकिस्मत शख्स को किसी और मकाम पर मौत के घाट उतारा गया था और वो भी रात के इब्तिदाई हिस्से में, और फिर रात के आखिरी हिस्से में इसकी तशद्दुद ज़दा लाश को लाकर अल्लाह रखा के घर के सामने फेंक दिया गया था। हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि इमरान दोनों बंदों को साथ लेकर आ गया। मेरा इशारा जमील और मंजूर की जानिब है। ये दोनों बंदे उम्र के लिहाज से 19-20 के फ़र्क से कामरान के बराबर ही थे। वो दोनों सलाम करके बैठ गए। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का तनकीदी जायज़ा लिया। वहाँ किसी किस्म का खौफ व हिरास या परेशानी नहीं पाई जाती थी जिससे ये ज़ाहिर होता कि वो किसी किस्म के जुर्म या मुजरिमाना कार्रवाई में मुलविस नहीं थे। मैंने तुम दोनों को एक ख़ास मकसद के लिए बुलाया है।
میں نے کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کامران اور عمران کا چچا زاد اسحاق اور بھولا تم دونوں کے ساتھ کافی گھلا ملا ہوا ہے۔ میں نے بدستور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، یہ بات تو بالکل سچ ہے، منظور نے کہا۔ بھولا کھیل کے معاملے میں ذرا گڑبڑ کر جاتا ہے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا وقت ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ جمیل منظور کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ کافی دنوں سے اس نے ادھر کا چکر نہیں لگایا، مجھے اس کی بہت یاد ستا رہی ہے۔ لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا جمیل؟ وہ جی، عمران نے راستے میں ہمیں بتایا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کل شام بھولا ادھر آیا تھا اور ابھی تک ادھر کوٹ فرمان ہی میں کہیں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ وہ اپنے لیکن کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ میرے پاس اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ بھولا کل شام کو اس شخص کے ساتھ خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان آیا تھا، جسے رات کے کسی حصے میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جی، اس شخص کی لاش ہم نے بھی دیکھی ہے، منظور نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، مگر بھولا ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، نہ رات میں اور نہ ہی صبح سے لے کے اب تک۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، اگر وہ کوٹ فرمان آتا تو ہم سے ملے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ منظور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب، کامران نے اپنے مشترکہ دوست کی تائید میں کہا۔ وہ اور کسی سے ملے یا نہ ملے، لیکن ہم تو اس کے سگے رشتے دار ہیں، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ تم کیا کہتے ہو جمیل؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، یہ لوگ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ جمیل الجھن زدہ انداز میں بولا۔ بھولا جب بھی ہمارے گاؤں آیا ہے چند دن رہے بغیر واپس نہیں گیا، اور یہ تو بالکل ہی ممکن نہیں کہ وہ ہم سے ملے بغیر ہی واپس چلا جائے۔ مگر پر پہنچ کر وہ بولتے بولتے رک گیا تو میں نے تیز لہجے میں پوچھا، مگر کیا جمیل؟ وہ جی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بات کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں۔ ابھی تک اس کے لہجے سے الجھن ٹپک رہی تھی۔ میں نے بدستور درست انداز میں استفسار کیا، کسی بات کی اہمیت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آیا جناب، منہ سے کچھ بولو گے تو پتہ چلے گا نا۔ کل رات مجھے بھولے کا مغالطہ ہوا تھا، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں چونک اٹھا اور جلدی سے پوچھا، بھولے کا کیا مغالطہ؟ کیا مطلب؟ میں کھیتوں کی طرف سے گاؤں کی جانب آ رہا تھا، وہ بولا، اور وضاحت کرتے ہوئے اس نے مزید کہا، پھر کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ نہر اور کوٹ فرمان نامی اس گاؤں کے بیچ کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا، جمیل نے معتدل انداز میں بتانا شروع کیا۔ میں کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑے فاصلے پر بھولا جا رہا ہے۔ وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے میری آواز پر کان نہیں دھرے اور آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے بآواز بلند اسے پکارا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ چند لمحات کے لیے تھما اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، شاید وہ کوئی اور تھا، اگر وہ بھولا ہوتا تو میری آواز پر پلٹ کر ضرور دیکھتا۔ رات کی تاریکی میں کسی اور کو میں نے بھولا سمجھ لیا تھا۔ بہرحال وہ شخص کھیتوں میں غائب ہو گیا اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ جمیل کے اس سنسنی خیز بیان نے میرے کام کو آسان بنا دیا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ جمیل کو مغالطہ نہیں ہوا ہوگا، وہ بھولا ہی تھا، لیکن چونکہ وہ کسی خفیہ مشن پر تھا اس لیے اس نے جمیل کی آواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ کوٹ فرمان میں اپنی موجودگی کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو جہاں پچھلی رات تم نے کسی ایسے شخص کو کھیتوں میں غائب ہوتے دیکھا تھا جسے تم بھولا سمجھ بیٹھے تھے؟ میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ضرور، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ اگلے چند لمحات میں جمیل کی معیت میں مذکورہ مقام پر پہنچ گیا جہاں گزشتہ شام اس نے بھولے کی جھلک دیکھی تھی۔ کوٹ فرمان نامی یہ گاؤں نہر کے کنارے سے کم و بیش نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ گاؤں اور نہر کے بیچ میں سرسبز لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ ایک جگہ پر رک کر جمیل نے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے وہاں سے بھولے کو جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر میری نگاہ نہیں گئی، تاہم اس کے قد کاٹ اور ڈیل ڈول سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ بھولا ہے۔ جبھی میں نے اسے آواز بھی دی تھی، لیکن وہ رکا نہیں۔ تم اس وقت کھیتوں سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اور بھولا نہر کی طرف جا رہا تھا؟ اور بھولا نہر کی طرف جا رہا تھا؟ پتہ نہیں جناب، وہ بھولا تھا بھی یا نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ اگر وہ بھولا ہوتا تو میری آواز پر رکتا ضرور،
वो जो कोई भी था, हम इस पर बहस नहीं कर रहे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम सिर्फ ये बताओ कि जिस शख्स पर तुम्हें भोले का गुमान हुआ वो गांव की तरफ से नहर की जानिब जा रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसने इस बात में जवाब दिया। मल्ला खादिम मुझे बता चुका था कि उसने गुज़िश्ता रोज़ आखिरी फेरे में भोला और इस अजनबी नौजवान को फरीदाबाद से कोर्ट फरमान पहुंचाया था, जिसकी तशद्दुद ज़दा लाश आज सुबह अल्लाह रखा की दहलीज पर पड़ी हुई मिली थी। खादिम के मुताबिक उसने इन दोनों अफराद को 5:30 और 6 बजे के दरमियान कोर्ट फरमान पहुंचाया था। ये लगभग मगरिब के वक्त था और इसके थोड़ी देर बाद जमील ने इसके गुमान के मुताबिक भोले को गांव से निकलकर नहर की सिमत जाते देखा था। इससे तो यही जाहिर होता था कि भोला महज इस अजनबी नौजवान मकतूल को कोर्ट फरमान पहुंचाने ही आया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जहन को उलझाता था कि भोला कहाँ गायब हो गया। मेरी इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक वो कोर्ट फरमान के किसी घर में मौजूद नहीं था और इस अमर का भी कोई सबूत सामने नहीं आया था कि वो कोर्ट फरमान से कहीं चला गया हो। हत्ता कि कोर्ट फरमान में किसी ने उसे देखा भी नहीं था सिवाय जमील के, और वो भी एक मुगालते की हालत में। अगर ये भोला मेरे हत्थे चढ़ जाता तो इस मामले को बासानी सुलझाया जा सकता था। शाम होने को आ रही थी, लिहाजा मैंने वापसी का कसद किया। फौरी तौर पर मैंने यही फैसला किया था कि कल किसी खोजी के साथ दोबारा इधर का रुख करूंगा। अगर भोला और अजनबी मकतूल का खुराकात लग जाता तो फिर ये पता चलाया जा सकता था कि भोला कहाँ गायब हुआ है और नामालूम नौजवान को क्या हादसा पेश आया होगा। मैंने वापसी के सफ़र से पहले इब्राहिम और उसके दोनों बेटों को खुसूसी हिदायत दी, फिर खादिम हुसैन की कश्ती में बैठकर फरीदाबाद की जानिब रवाना हो गया। मेरी मालूमात के मुताबिक भोले के वालिद चचा इस्माइल की दुकान फरीदाबाद के लारी अड्डे पर थी। थाने का रुख करने से पहले मैंने इस्माइल से मिलना ज़रूरी समझा। मुझे पता चला था कि भोला भी चाय सिगरेट की इस दुकान पर अपने बाप का हाथ बटाया करता था। इस्माइल की शक्ल बड़ी हद तक अपने बड़े भाई इब्राहिम से मिलती जुलती थी। वो मुझे अपनी तरफ बढ़ते देखकर अटेंशन हो गया। फिर फिदवियाना लहजे में बोला, सद बिस्मिल्लाह सरकार, हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस्माइल, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं यहाँ खिदमत कराने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना है। उम्मीद है तुम मुझसे भरपूर ताउन करोगे। जी ज़रूर, वो एकदम संजीदा हो गया। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया। तुम्हारा बेटा भोला कहीं नज़र नहीं आ रहा। मेरी मालूमात और तहकीक के मुताबिक उसे फरीदाबाद में होना भी नहीं चाहिए था। तो वाक़यात की रोशनी में वो अभी तक कोर्ट फरमान ही में था। मैंने चाय के घूंट लेते हुए सवालात का सिलसिला जारी रखा। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है। वो जी झंग गया हुआ है, उसने बताया। वो कब झंग गया है, मैंने चौंकते हुए पूछा। और वो वहाँ क्या करने गया है। मैं तवक्को कर रहा था कि वो कहेगा कि भोला कल शाम को झंग गया था, लेकिन उसके जवाब ने मेरी तवक्को की ऐसी कम तैसी कर दी। वो आज सुबह झंग गया है सरकार, उसने बताया। वो वहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने गया है आज सुबह। मैंने इस्माइल की आंखों में देखते हुए सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि वो पिछली रात अपने घर पर ही था। जी बिल्कुल, वो घर पर ही था, उसने उलझन ज़दा लहजे में जवाब दिया। फिर सवाल किया, थानेदार साहब, आप भोले के बारे में इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं। सब खैरियत तो है ना। पुलिस और खैरियत एक साथ कैसे चल सकती हैं, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। कुछ पता तो चले जनाब, आखिर मामला क्या है। उसकी परेशानी दो चंद हो गई। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया। उसके चेहरे पर तफक्कुर के साए लहराने लगे। बेहद घबराई हुई आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, ये बात तो मेरे इल्म में आ चुकी है कि साथ वाले पिंड में कत्ल की कोई वारदात हो चुकी है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसे किसी मामले में भोले का हाथ हो। उधर कोर्ट फरमान में जिस नौजवान की लाश मिली है, वहाँ के लोगों के लिए वो अजनबी है, मैंने वाक़े की रूह बयान करते हुए कहा। और वो अजनबी नौजवान तुम्हारे बेटे भोले की संगत में कल शाम फरीदाबाद से कोर्ट फरमान पहुँचा था, और इस बात का चश्मदीद गवाह खादिम हुसैन मल्ला है, जिसकी कश्ती में बैठकर वो नहर के उस पार गए थे। और हालात ये बताते हैं कि भोला अभी तक वापस नहीं आया, जबकि तुम कह रहे हो कि गुज़िश्ता रात वो घर पर मौजूद था और आज सुबह झंग की तरफ रवाना हुआ है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला जनाब, वो लजाजत आमेज लहजे में बोला। आप कहेंगे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। कसम छोटी हो या बड़ी, इसके खाने या पीने की से बात नहीं बनेगी इस्माइल, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। यह कत्ल का मामला है और मकतूल गुज़िश्ता शाम
तुम्हारे बेटे के हमरा फरीदाबाद से कोर्ट फरमान पहुंचा था और खादिम हुसैन के मुताबिक वो दोनों दोस्ताना माहौल में हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। अगर भोला मेरे हाथ लग जाए तो इस केस को हल करना आसान हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब, वो मरियल सी आवाज़ में बोला। अच्छा ये बताओ, कल शाम के वक्त भोला यहाँ दुकान पर तुम्हारे साथ मौजूद था? मैंने एक दूसरे जाविये से सवाल किया। नहीं जी, उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में सर को नफ़ी में जुम्बिश दी, फिर अगले ही लम्हे अपनी बात को मज़ीद बढ़ाते हुए बोला, जनाब बात दरअसल ये है कि भोला हर वक्त मेरे साथ दुकान पर मौजूद नहीं होता। वो मनमौजी है सरकार। उसका जब दिल चाहता है थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ बटाने इधर आ जाता है, वरना वो अपनी मर्जी का मालिक है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तो गुज़िश्ता शाम भोला तुम्हारे साथ दुकान पर मौजूद नहीं था और तुम्हारा दावा है कि पिछली रात को वो घर पर ही था। वो आज सुबह जंग गया है और कल वापस आएगा। जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, यही हकीकत है। मैंने आपसे किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की, और अगर बाद में किसी मरहले पर मुझे पता चला कि तुमने दानिस्ता कोई बात छुपाने की कोशिश की है तो फिर मुझसे किसी रियायत की तवक्को नहीं रखना इस्माइल, मैंने धमकी आमेज अंदाज में कहा। जी बिल्कुल, वो बड़े एतमाद से बोला। मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। भोला जैसे ही झंग से वापस आए तुम पहली फुर्सत में इसे लेकर मेरे पास थाने आओगे। उसने मेरे हुक्म की तामील का वादा किया। जब मैं थाने पहुंचा तो माहौल पर तारीकी छा चुकी थी और हर तरफ खामोशी का राज था। इस्माइल से होने वाली मुलाकात का इस मामले को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया था। अगर इस्माइल किसी नौयत की दरोगोई से काम नहीं ले रहा था तो फिर भोले ने गुज़िश्ता रात अपने घर पर गुजारी थी। इसका मतलब यह हुआ कि वह रात ही में किसी वक्त नहर पार करके कोर्ट फरमान से फरीदाबाद आ गया था। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता था कि कश्ती के बगैर उसने नहर को कैसे अबूर किया था। वो नाम की नहर थी मगर उसका पाट किसी दरिया से कम नहीं था। इस सवाल का बेहतर जवाब खुद भोला ही दे सकता था और मुझे इस जवाब को हासिल करने के लिए भोले की आमद का इंतज़ार करना था। दिन भर की भाग दौड़ के ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। मैंने थाने पहुंचकर मुतालिका अमले को ज़रूरी हिदायत दी, फिर अपने सरकारी क्वार्टर में चला आया जो थाने के पिछवाड़े में वाक़ था। आइंदा रोज़ मुझे किसी खोजी के साथ दोबारा कोर्ट फरमान का रुख करना था ताकि नहर के किनारे से भोले और उस अजनबी नौजवान का खुरा उठाया जा सके। अगली सब बड़ी हंगामा खेज साबित हुई। मैं फजर की नमाज के लिए बेदार हुआ तो गर्द चमक के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। रात के आखिरी पहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था जो ताहाल जारी था। ये देखकर मेरे जहन में पहला ख्याल यही उभरा कि अब किसी खोजी या खुरे की ज़रूरत बाकी नहीं रही। बारिश ने ज़मीन पर से हर कदम के निशान को मिटा दिया था। एक लम्हे के लिए मुझे मायूसी का एहसास हुआ, लेकिन फिर मैंने इस यकीन के साथ कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अगर ये मसलहत सरेदस्त इंसान की समझ में ना आए तो फिर इसे अपनी समझ का इलाज कराना चाहिए। वक्फे वक्फे से बरसती बारिश का सिलसिला जारी था कि दोपहर हो गई। इस रोज़ मतला अबरालूद था। दोपहर तो हो ही जाया करती है। 10 फरवरी की इस यकबस्ता दोपहर के बाद सरकारी अस्पताल से पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। मैंने फौरी तौर पर मज़कूरा रिपोर्ट खोलकर पढ़ी। अंग्रेज़ी की तहरीर में कुछ इस नौयत का मज़मून था। इस रिपोर्ट की रोशनी में नामालूम नौजवान की मौत 8 फरवरी की शाम 7 और 8 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मौत का सबब इस बदकिस्मत के सर पर लगने वाली शदीद चोटें थीं जिन्होंने इसकी खोपड़ी को चटका कर रख दिया था। मकतूल के बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी चोटों के मुतअद्दिद निशानात पाए गए थे। लाश की हालत से अंदाज़ा होता था कि बैक वक्त 2-3 अफराद ने लाठियों की मदद से इस पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। हमले की नौयत बताती थी कि कातिल मकतूल के लिए अपने दिलों में शदीद तरीन नफरत रखते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही एक पर्चा भी मुंसलिक था। वो एक तहरीरी रुका था। मुझे बताया गया कि ये पर्चा मकतूल के मौज़ों में से बरामद हुआ था। जब जाए वक़ूआ पर मैंने मकतूल की लाश का मुआयना करते हुए इसकी जामा तलाशी ली थी तो इसकी जुराबों की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। वो जुराबों के साथ तस्मों वाले बंद जूते पहने हुए था। मज़कूरा रुके की तहरीर नहायत ही मुख्तसर मगर सनसनीखेज़ थी। इसका मौजू कुछ इस तरह था, माँ मैं खैरियत से हूँ, बहुत जल्द आप लोगों से मिलने आऊँगा। इस मुख्तसर सी तहरीर को पढ़कर बखूबी अंदाज़ा होता था कि एक बेटे ने अपनी माँ को अपनी खैरियत से आगाह करते हुए अनकरीब मुलाकात की नबीद सुनाई थी, मगर कौन बेटा और कौन माँ?
یہ دو نہایتی اہم سوال تھے۔ یہ رکا اجنبی مقتول کے موضوع میں سے برآمد ہوا تھا، لہٰذا بیٹا تو وہ ہو نہیں سکتا تھا۔ کوٹ فرمان میں بسنے والوں میں سے کوئی بھی شخص مقتول کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول کی ماں کوٹ فرمان میں نہیں رہتی تھی۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ مقتول کسی بیٹے کا رکا اس کی ماں کو پہنچانے کوٹ فرمان آیا تھا، مگر کون ماں اور کس کی ماں؟ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور آپ میرا دھیان اللہ رکھا کی بیوی کرم بیوی کی طرف چلا گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ رکھا اور کرم بیوی کا جوان بیٹا موسیٰ 4 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اجنبی مقتول کو موسیٰ ہی نے کوٹ فرمان بھیجا ہو؟ لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے گزشتہ روز موسیٰ کی گمشدگی کے حوالے سے اللہ رکھا اور کرم بیوی سے کریت کر متعدد سوالات کیے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ کے بارے میں اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ مذکورہ رکے کی تحریر بتاتی تھی کہ یہ بیٹا اپنی ماں سے رابطے میں تھا، جبھی تو اس نے اپنی ماں کو خیریت سے مطلع کرتے ہوئے جلد ملاقات کا اندیہ دیا تھا۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو اللہ رکھا اور اس کی بیوی نے موسیٰ کے حوالے سے کوئی بات مجھ سے چھپائی تھی، اور یا پھر اس رکے کا گمشدہ موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو کیا کوٹ فرمان کی کسی اور ماں کا بیٹا بھی اس سے بچھڑا ہوا تھا؟ مختلف نوعیت کے سوالات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی بارش کے تسلسل میں تعطل واقع ہوگا، میں کوٹ فرمان کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ اس رکے کی روشنی میں نئے زاویے سے تفتیش کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ بارش نے مجھے تھانے سے نکلنے کا موقع تو نہ دیا، البتہ سپہر کے وقت مجھے ایک کانسٹیبل نے اطلاع دی کہ اسماعیل چائے والا مجھ سے ملنے آیا ہے اور اس کے ساتھ بھولا بھی تھا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کے حکم کے مطابق بھولے کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے چاچا، تم ذرا باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں بھولے کے ساتھ علیحدگی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد اسماعیل اٹھا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھولے کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سپاٹ آواز میں پوچھا، تم صرف نام ہی کے بھولے ہو یا عمل میں بھی بھولے بھالے ہو؟ جی، میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ فکر مندی سے بولا۔ جب ٹرائل روم میں تمہاری چھترول ہوگی تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ سہم کر امداد طلب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، 8 فروری کی شام تم کہاں تھے؟ میں ادھر ہی تھا جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، فرید آباد میں۔ لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ 8 فروری کی شام تم کسی نوجوان کے ساتھ خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان گئے تھے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ نوجوان کون تھا اور تم کوٹ فرمان سے واپس کب اور کیسے آئے تھے؟ میں کسی اجنبی نوجوان کو نہیں جانتا، وہ باغیانہ انداز میں بولا۔ میں کوٹ فرمان نہیں گیا، میں تو اس رات اپنے گھر میں تھا اور اگلی صبح یعنی 9 فروری کو میں جھنگ چلا گیا تھا اور وہاں سے ابھی واپس آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے خونخوار نظر سے اسے گھورا، لہٰذا مجھے کوئی ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ تمہارے سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ ڈرائنگ روم میں ہوگا بھولے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم اس طرح نہیں مانو گے۔ میں نے ایک اہلکار کو بلا کر بھولے کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ صرف نام کا بھولا ہے، ذرا ڈرائنگ روم میں لے جا کر اسے ابتدائی ٹیسٹ سے گزارو تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس بھولے کے اندر کون سے گن چھپے ہوئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ بھولا زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکا تھا، وہ ابتدائی لات جوتا کھانے کے بعد ہی شرافت کی زبان بولنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ پولیس اہلکار اسے واپس میرے پاس چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا، ہاں بھائی بھولے، کچھ یاد آیا؟ وہ اجنبی نوجوان کون تھا جس کے ساتھ تم 8 فروری کی شام خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان گئے تھے؟ میں اس نوجوان کو نہیں جانتا جناب، وہ کمزور آواز میں بولا۔ اگر تم اسے نہیں جانتے تو پھر اس کے ساتھ کوٹ فرمان کیوں گئے تھے؟ میں نے کڑی نظر سے اسے گھورا۔ خادم حسین نے مجھے بتایا ہے کہ تم اس نوجوان کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بات چیت کر رہے تھے جیسے کہ اس کے ساتھ تمہاری برسوں کی یاری ہو۔ وہ سب کچھ میں نے گوگا پہلوان کے کہنے پر کیا تھا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں لالچ میں آ گیا تھا جناب۔ یہ گوگا پہلوان کون ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اور اس نے تمہیں کون سا لالچ دیا تھا؟ گوگا پہلوان ادھر ککر والی میں رہتا ہے جناب، وہ بولا۔
वो सिद्दीक पहलवान का बेटा है। मुझे कुश्ती और कबड्डी के मुकाबले देखने का बहुत शौक है थानेदार साहब, और मैं गोगा पहलवान को बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने आंखें बंद करके उसका काम करने की हामी भर ली। इस काम के लिए गोगा ने मुझे पूरे 100 रुपये भी दिए थे। और उसने तुम्हें क्या काम बताया था? भोला रुका तो मैंने सवाल कर दिया। चंद रोज पहले वो मुझसे अलहदगी में मिला और मुझसे पूछा कि क्या मैं कोर्ट फरमान वाले मूसा को जानता हूँ। भोला तफसील से मुझे आगाह करते हुए बोला। मैंने जवाब दिया कि मैं मूसा को नहीं जानता। फिर उसने मुझे मूसा के कद काट और हुलिये के बारे में बताया और कहा कि मैं लारी अड्डे पर आने वाले मुसाफिरों पर गहरी निगाह रखूं। 1-2 दिन में मूसा यहाँ पहुँचेगा। वो फरीदपुर से कोर्ट फरमान जाएगा। तुमने किसी तरह इससे दोस्ती करना है। मूसा की मंजिल कोर्ट फरमान में अल्लाह रखा का घर है, लेकिन तुमने किसी तरह बहला फुसला कर उसे चौधरी फैजान अली के डेरे पर पहुँचाना है। इसके बाद तुम्हारा काम खत्म। और हाँ, बात के इख्तिताम पर गोगा ने मुझे तंबीह की थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये काम सौंपा है। मैंने इससे राजदारी का वादा किया और गोगा ने 100 रुपये निकाल कर मुझे दे दिए। यह है सारी कहानी जनाब। ये सारी कहानी नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने गहरी निगाह से इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। फिर पूछा, क्या तुमने 8 फरवरी की शाम मूसा को चौधरी फैजान अली के डेरे पर पहुंचा दिया था? जी बिल्कुल, मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया था, इसने जवाब दिया। गोगा से मुलाकात के बाद मैंने लारी अड्डे की एक बस और वैगन से उतरने वाले मुसाफिरों पर गहरी निगाह रखी हुई थी। फिर 8 फरवरी की शाम मुझे मूसा एक वैगन से उतरता दिखाई दिया तो मैं उसके साथ हो लिया। मैंने उसे बताया कि मैं कोर्ट फरमान की तरफ जा रहा हूँ। वो भी उधर ही जा रहा था। मूसा से दोस्ती करने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई, लिहाजा हम खादिम हुसैन की कश्ती में बातचीत करते हुए नहर के दूसरे किनारे पर पहुँच गए। मूसा ने मुझे बताया था कि वो इस इलाके में अजनबी है और इसे किसी अल्लाह रखा के घर जाना है। इस बात ने मेरा काम आसान कर दिया और मैंने उसे कहा कि मैंने अल्लाह रखा का घर देखा हुआ है, लिहाजा मैं बड़ी आसानी से मूसा को बेवकूफ़ बनाकर चौधरी के डेरे पर ले गया था। तुम जिस नौजवान को चौधरी फैजान अली के डेरे पर छोड़कर आए थे वो मूसा नहीं था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मूसा तो अल्लाह रखा का बेटा था जो 4 साल पहले अचानक कहीं गुम हो गया था। अगर तुम मूसा के चेहरे से आशना होते तो गोगा पहलवान की साजिश का शिकार न होते। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये बात तो मेरे इल्म में भी थी कि 4 साल पहले कोर्ट फरमान से कोई लड़का गायब हो गया था, लेकिन मैं मूसा को शक्ल से पहचानता नहीं था, इसलिए इसके मुगालते में किसी और बंदे को मैंने चौधरी के डेरे पर पहुंचा दिया था। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक झुरझुरी ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। अब्बा ने मुझे बताया कि इस अजनबी नौजवान को किसी ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे अब्बा ने बिल्कुल ठीक बताया है, मैंने जहरीले लहजे में कहा, और इस बदनसीब शख्स को मक्तल तक पहुंचाने वाले तुम थे। जनाब, मैं नहीं जानता था कि गोगा के जहन में क्या मंसूबा है, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। मैं 100 रुपये के लालच में आ गया था। कत्ल की इस वारदात से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। तुम्हारा कत्ल के इस मामले से कितना ताल्लुक वास्ता है ये मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा, मैंने उसे घूरते हुए कहा। फिलहाल ये बताओ कि तुम 8 फरवरी को वापस फरीदाबाद कैसे आए थे? खादिम हुसैन की कश्ती तो तुम्हें मैसर नहीं थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। खादिम हुसैन ने अपने आखिरी फेरे में हमें कोर्ट फरमान पहुंचाया था और मुझे रात को हर सूरत वापस आना था, लिहाजा मैंने तैर कर नहर पार कर ली थी। ओह, मैं एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। इब्राहिम के बेटे कामरान, इमरान और इसके दोस्तों से मुझे पता चल चुका था कि इसहाक और भोला अच्छा तैराक भी था। बहरहाल सर्दी में इस रात के वक्त तैर कर नहर पार करना बड़े दिल गुर्दे का काम था। भोला, जब तक मैं इस केस को हल नहीं कर लेता तुम सरकारी मेहमान रहोगे। क्या मतलब जनाब? मतलब ये कि तुम्हें थाने के हवालात में कायम करना होगा। लेकिन मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे कसूर का फैसला 1 आध दिन में हो जाएगा। वो हैरत और फिक्रमंदी के मिले जुले तासरात के साथ मुझ पर देखने लगा। मुझ पर रहम करें जनाब, रहम ही कर रहा हूँ जो तुम्हें हवालात में बंद कर रहा हूँ, वरना अब तक मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा चुका होता। वो खौफजदा नज़र से मुझे देखने लगा। इस केस के दूसरे सिरे मेरे हाथ में आ गए थे, यानी गोगा पहलवान ऑफ कक्करवाली और चौधरी फैजान अली का डेरा। भोले के मुताबिक इसने मकतूल को मूसा के मुगालते में चौधरी के डेरे तक पहुंचाया था। अगर मैं मोहतात रवि से पेशकदमी करता तो कातिल तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना न होता। मैंने इसी वक्त एक एएसआई और 2 कांस्टेबल्स की एक टीम बनाकर मौजा कक्करवाली रवाना कर दी।
कक्करवाली कोट फरमान के जुनून में 7 मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा था। मैंने एएसआई को सख्ती से ये हिदायत कर दी थी कि हर हाल और हर कीमत पर गोगा पहलवान को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने लाना है। मैंने खुद एक कांस्टेबल को साथ लिया और बारिश की परवाह किए बगैर चौधरी फैजान अली के डेरे की सिमत चल पड़ा। चौधरी फैजान अली का डेरा नहर और गांव के दरमियान खेतों के अंदर बना हुआ था। ये नीची छतों वाले 3 कमरों पर मुश्तमिल था, जहां पर माल मवेशी के अलावा जानवरों का चारा और ज़रूरी आलात भी मौजूद थे। डेरे का एक कमरा चौधरी के मुलाजिमों ने अपनी रिहाइश के लिए मखसूस कर रखा था। इस डेरे पर तुफैल और मुराद हुसैन नामी 2 मुलाजिम रहा करते थे, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ मुराद हुसैन मौजूद था। सूरज गुरूब होने वाला था। मैंने खादिम हुसैन को हिदायत कर दी थी कि जब तक मैं वापस ना आऊं वो नहर के किनारे पर रुककर मेरा इंतजार करेगा। मुराद हुसैन मुझे डेरे पर देखकर बौखला गया। मैंने हाथ पांव से मुराद हुसैन की खातिर तवाज़ो की और 8 फरवरी की रात डेरे पर पेश आने वाले खूंचका वाक़ये के बारे में इस्तफसार किया तो वह हट दर्मी पर उतर आया। मैंने उसे हथकड़ी पहनाकर कांस्टेबल के हवाले करते हुए कहा, तुमसे बाकी बातें थाने में होंगी। फिर मैं डेरे की तलाशी में मसरूफ़ हो गया। ये खाना तलाशी जल्दी रंग ले आई और चारे वाले कमरे में मुझे 2 लाठियां मिल गईं। इन लाठियों के सरों पर जमा हुआ खून भी नजर आ रहा था। जब मैंने खून आलूद लाठियों का बगौर जायजा लिया तो वहां चंद बाल भी चुपके दिखाई दिए। यकीनन ये खून और बाल इसी बदनसीब नौजवान के थे जिसकी खोपड़ी पर ये लाठियां बरसाकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। इसी दौरान में मुराद हुसैन का साथी तुफैल अहमद भी डेरे पर पहुंच गया। मैंने फौरन से पेशतर इसे भी आहिनी जेवर पहना दिया। फिर मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर थाने आ गया। आला कत्ल यानी वो खून आलूद लाठियां मेरे हाथ लग गई थीं, लिहाजा तुफैल और मुराद की ज़बान खुलवाने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। थाने पहुंचते ही मैंने चौधरी फैजान अली के इन दोनों मुलाजिमों को एक सख्तगीर हवलदार के हवाले करते हुए कहा, मुझे सुबह तक रिजल्ट चाहिए। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, हवलदार ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मैं पूरी रात इनकी ऐसी मकैनिकी करूंगा कि सुबह तक ये किसी टेप रिकॉर्डर की तरह फर बोलने लगेंगे। हवलदार ने जो कहा था वो कर दिखाया। अगली सुबह जब मैं हस्बे मामूद तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो हवलदार ने मेरे पास आकर ये नवीज़ सुनाई, मलिक साहब, दोनों मुलजिमों ने इस अजनबी नौजवान के कत्ल का इकरार कर लिया है और वो अपना इकबाली बयान लिखवाना चाहते हैं। मैंने तुफैल अहमद और मुराद हुसैन को अपने पास बुला लिया। चौधरी फैजान अली के दोनों मुलाजिमों ने अजनबी नौजवान को मौत के घाट उतारने का इकरार तो कर लिया था, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी इस बेचारे के साथ क्या दुश्मनी थी तो मुराद हुसैन ने कहा, हम तो इसको जानते तक नहीं थे, दोस्ती और दुश्मनी का क्या सवाल। हमने ये काम दौलत के लालच में गोगा पहलवान के कहने पर किया है। तुफैल ने बताया, उसने हमें 1000 रुपये दिए थे। इस ज़माने के 1000 रुपये आजकल के 5 लाख समझ लें। भोला, मुराद और तुफैल के बयानात से यही साबित हो रहा था कि इस नौजवान का असल दुश्मन गोगा पहलवान था और उसने ये काम किराए के कातलों से कराया था। गोगा मेरे हत्थे चढ़ जाता तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाना था। तुम लोगों ने गोगा से पूछा नहीं कि वो बंदा है कौन और उसे क्यों मौत की नींद सुलाना है। मैंने नापसंदीदा नज़र से बारी बारी इनके चेहरों को घूरते हुए सवाल किया। पूछा था, तुफैल ने जवाब दिया। उसने कहा था कि तुम लोग आम खाओ, पेड़ नहीं गिनो। अगर पेड़ गिरने में लग गए तो फिर तुम्हारे पेट में पीड़ होगी। मुराद बोला, मैंने गोगा से इस बंदे की निशानी पूछी तो उसने मज़कूरा बंदे के कद काट बताने के बाद कहा कि वो चाचा इस्माइल चाय वाले के लड़के भोले के साथ डेरे पर आएगा। भोला इसे डेरे पर छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद तुम लोगों ने अपना काम करना है। मैंने गोगा से बंदे का नाम भी पूछा था मगर उसने बताया नहीं। बस इतना कहा कि 1000 रुपये पर नज़र रखो और जो कहा जा रहा है बस वो ही करो। मैंने दोनों कातिलों को हवालात में बंद कर दिया और अपने कमरे में बैठकर एएसआई का इंतज़ार करने लगा, जो गोगा पहलवान को लेने कक्करवाली गया था। ये गोगा बहुत ज़्यादा पुरअसरार साबित हो रहा था। एक बार वो मेरे काबू में आ जाता तो फिर मैं उसकी सारी पुरअसरारियत नाक के रास्ते निकाल कर रख देता। अगरचे कातिल मेरी गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन अभी तक मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी थी और फिर दोपहर तक ये सारा मामला भी साफ हो गया। एएसआई कक्करवाली से गोगा पहलवान को गिरफ्तार करके लाया तो इस केस की गुमशुदा कड़ियां आपस में जुड़ गईं। गोगे पर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। वो भोला, तुफैल और मुराद को थाने के हवालात में देख चुका था, लिहाजा उसने ज़बान खोलने ही में अपनी आफियत जानी।
اس کا حلفیہ بیان سنسنی خیز اور عبرت انگیز تھا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 4 سال پہلے جب موسیٰ کوٹ فرمان سے غائب ہوا تو اس کے ٹھیک 10 دن کے بعد صدیق پہلوان کی بیٹی اور گوگا پہلوان کی اکلوتی بہن بھی ککر والی سے غائب ہو گئی تھی۔ دونوں گاؤں میں اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی ان دونوں کی گمشدگی کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑ سکا۔ صدیق پہلوان مخالفین کے طعنے برداشت نہ کر سکا اور ایک روز اس نے غیرت میں آ کر خودکشی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد گوگا کی ماں بھی اپنی بیٹی رخسانہ کی جدائی میں آنسو بہا بہا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب گوگا اکیلا رہ گیا تھا۔ ان کی اتنی زمین تھی کہ کسی کی محتاجی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پہلوانی کے ساتھ ساتھ اس نے رخسانہ کی تلاش کا کام بھی جاری رکھا اور بالآخر 4 سال بعد وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ آج کل وہ لاہور کے علاقے اچھرا میں رہائش پذیر تھی۔ انہوں نے شادی کر لی تھی اور اس دوران میں ان کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ موسیٰ فرنیچر مارکیٹ میں کام کرتا تھا۔ اس صورتحال میں گوگا نے موسیٰ سے بھیانک انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کام کے لیے اس نے 3 افراد بھولا، طفیل اور مراد کا انتخاب کیا تھا تاکہ اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہ جائے۔ وہ پیسہ خرچ کر کے مطمئن ہو گیا تھا۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے موسیٰ کو ایک خط ارسال کیا جو اس کی ماں کرم بی بی کی طرف سے تھا، جس میں کرم بی بی نے اپنے خواب کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اسے موسیٰ کی رخسانہ سے شادی اور 2 بچوں کی پیدائش کا علم ہو گیا ہے، اور کرم بی بی نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ موسیٰ کے سارے دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لہٰذا ایک ماں کی التجا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے کوٹ فرمان آ کر اسے اپنی شکل دکھا جائے۔ گوگا کو یقین تھا کہ یہ خط ملتے ہی موسیٰ لاہور سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے روانہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا جب موسیٰ نے اپنی جگہ اپنے ایک دوست حیدر کو گاؤں جانے کے لیے تیار کیا۔ حیدر اس کے ساتھ ہی فرنیچر کا کام کرتا تھا اور قد و کاٹ اور جسامت میں اسی کے جیسا تھا۔ دراصل موسیٰ حیدر کے ذریعے پہلے کوٹ فرمان کے حالات و واقعات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین سے ملنے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے حیدر کو ماں کے نام یہ مختصر سا پیغام دے کر کوٹ فرمان روانہ کر دیا: ماں، میں خیریت سے ہوں، بہت جلد آپ لوگوں سے ملنے آؤں گا۔ موسیٰ کی یہ احتیاط پسندی اپنی جگہ درست تھی، تاہم حیدر کی شامت اعمال یا بدبختی کہہ لیں کہ وہ قربانی کا بکرا ثابت ہوا۔ عین ممکن تھا کہ اگر حیدر کی جگہ موسیٰ خود آتا تو یہ حالات پیش نہ آتے، لیکن تقدیر کے سامنے اگر مگر نہیں چلتے، نصیب میں جو رقم ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میں نے گوگا سے پوچھا کہ تم انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ تم نے اپنی اکلوتی بہن اور اس کے 2 ننھے منھے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ کیا رخسانہ نے گھر سے بھاگتے وقت ہمارے بارے میں، گھر کی عزت کے بارے میں کچھ سوچا تھا؟ جو مجھے اس کا احساس ہوتا۔ اس کی بے غیرتی نے میرے ماں باپ کی جان لے لی۔ میں موسیٰ کو موت کے گھاٹ اتروا کر رخسانہ کو بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ دیتا، لیکن اس بار بھی اس کمبخت کی قسمت نے ساتھ دے دیا ہے۔ مگر وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، مگر کیا؟ ایک بار میں قانون کی گرفت سے نکل جاؤں تو اس دفعہ میں کسی بھولے مراد و طفیل کا سہارا نہیں لوں گا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے موسیٰ اور اس کے بیوی بچوں کو فنا کے گھاٹ اتاروں گا۔ گوگا پہلوان کے دھمکی آمیز الفاظ میں نے اس کے بیان میں ریکارڈ کے طور پر شامل کر لیے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ گڑے مردوں کو اکھاڑنے میں دیری کتنی لگتی ہے۔ ماضی کا ایک سربستہ راز 4 سال کے بعد اچانک کھل کر سامنے آ گیا تھا، تو مستقبل میں بھی بہت کچھ پیش آ سکتا تھا، بہت کچھ۔